उम्मीदों की नई किरण और लौटता हुआ खौफ। शहर की पुरानी लाइब्रेरी की सीढ़ियां आज एक गहरी बातचीत की गवाह बन रही थीं। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग की लकीरें उभर आई थीं। कायल वहीं सीढ़ियों पर बैठा था, उसकी नजरें अपनी हथेलियों पर टिकी थीं, जैसे वो अपनी किस्मत की लकीरें पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज में एक पुराना दर्द था जो आज शब्दों के रूप में बाहर आ रहा था। वो बोला, तुम्हें पता है लतिका, बचपन की वो पहली मुलाकात मुझे आज भी डरा देती है। जब मैं पहली बार मिस्टर राम से मिला था तो उन्होंने मुझे किसी कीमती चीज की तरह नहीं बल्कि एक बेकार पत्थर की तरह देखा था। उन्होंने मेरे दादाजी के सामने ही बड़ी बेरुखी और ठंडेपन से कहा था, इसे देखकर तो यही लगता है कि ये इटमैन फैमिली का सबसे निकम्मा बेटा है। कायल का गला भर आया। वो अपमान आज भी उसके स्वाभिमान को कचोटता था। उसने एक लंबी सिसकी लेकर कहा, मिस्टर राम, ऐसा नहीं है, मैं भी काबिल बन सकता हूँ, पर उन्होंने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। लतिका, जिसे कायल प्यार से लड्डू बुलाता है, ने उसकी उदासी महसूस की। उसने बड़े हौसले से उसके कंधे पर हाथ रखा। कायल ने आगे कहा, तुम्हें पता है लड्डू, उस दिन के बाद से मिस्टर राम ने कभी मेरा नाम लेकर मुझे नहीं पुकारा। वो जब भी मुझे देखते हैं अपनी नजरें फेर लेते हैं और उनके मुंह से बस एक ही जुमला निकलता है, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। लतिका ने माहौल के भारीपन को कम करने के लिए एक हल्की सी मुस्कान दी और उसे छेड़ते हुए कहा, अरे कायल, तुम बात को हमेशा आधा ही क्यों पकड़ते हो? वो ये भी तो कहते हैं कि लड़का दिल का अच्छा है पर किसी काम का नहीं, तो कम से कम इस बात से तो खुश हो जाओ कि वो तुम्हें एक अच्छा इंसान तो मानते हैं। आधे वाक्य में ही अपनी खुशी ढूंढ लो। कायल ने एक फीकी मुस्कान दी और लतिका की तरफ देखा। उसने कहा, अच्छा, तो तुम फिर से मुझे अपनी उन्हीं मीठी बातों से बहला रही हो और दिलासा दे रही हो? लतिका की आंखों में अब एक गजब की चमक और गंभीरता आ गई थी। उसने कायल का हाथ थामते हुए कहा, कायल, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, और इसीलिए मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अपने इन हाथों का इस्तेमाल लोगों को डराने या शिकार करने वाली बंदूकों पर मत करो। मिस्टर राम जो कहते हैं उन्हें कहने दो। तुम इन हाथों से लोगों की सेवा करो, उनकी मदद करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जान लेना बहादुरी नहीं बल्कि किसी की जान बचाना असली कूल काम है? लतिका की बातों ने कायल के अंदर एक सोई हुई उमंग को जगा दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो उत्साहित होकर बोला, लड्डू, तो क्या मैं एक मिलिट्री डॉक्टर बन जाऊं? मैंने सुना है कि जब आप मिलिट्री डॉक्टर के तौर पर जंग के मैदान में घायल सैनिकों की जान बचाते हैं तब भी आपको वही सम्मान और वीरता के मेडल मिलते हैं जो एक लड़ाकू सैनिक को मिलते हैं। लतिका ने गर्व से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ कायल, ये एक बहुत ही शानदार और नेक काम है। इसमें तुम लोगों की जान बचाओगे और यही तुम्हारी असली जीत होगी। कायल अभी अपने इस नए सपने की दुनिया बुन ही रहा था कि अचानक सड़क पर घोड़ों की टापों और एक तेज इंजन की गूंज सुनाई दी। धूल का एक बड़ा गुबार उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक बहुत ही आलीशान, काली और राजसी कार बड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। कायल ने फुर्ती से लतिका का हाथ पकड़कर उसे सड़क के किनारे खींचा और चिल्लाया, लतिका, साइड हो जाओ, बहुत तेज कार आ रही है। कार उनके बिल्कुल पास से गुजरी, इतनी पास से कि सड़क की धूल उनके कपड़ों पर आ गिरी। कार के काले शीशों के पीछे एक बहुत ही सख्त और रसूखदार चेहरा झलक रहा था। वो चेहरा जिसे देखते ही लतिका की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन मैथ्यस था। कार के गुजरते ही कायल का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने हक्का बक्का होकर लतिका से पूछा, लड्डू, क्या तुमने देखा? क्या उस कार में सच में ड्यूक डोवेगर आर्यन बैठे हुए थे? क्या वो वाकई इस शहर में वापस लौट आए हैं? लतिका खामोश खड़ी धूल को उड़ते हुए देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या 6 साल बाद भी आर्यन की आंखों में उसके लिए वही नफरत होगी? यादों की पगडंडी और वापसी। सड़क पर धूल उड़ाती उन काली चमकती गाड़ियों के लंबे काफिले को देखकर लतिका की यादें ताज़ा हो गईं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और धीमे स्वर में कहा, शायद बड़ी मालकिन राजमाता उन गाड़ियों में होंगी, लेकिन दादी सा तो उनमें कभी नहीं बैठेंगी। सुना है उन्हें इन मशीनी कारों से सख्त नफरत है। उन्हें तो आज भी अपनी पुरानी बग्घी ही पसंद है। कायल, जो हमेशा से नई तकनीक का दीवाना था, उसने हैरानी से पूछा, पर ऐसा क्यों लड्डू? कारें तो कितनी शानदार होती हैं। इनकी रफ्तार, इनके नए नए मॉडल और ये जो जियोमेट्री की बेमिसाल तकनीक इनमें इस्तेमाल होती है, वो तो सच में अद्भुत है। लतिका ने बनावटी गुस्से में अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ओह कायल, फिर से अपनी ये किताबी और तकनीक वाली उबाऊ बातें शुरू मत करो। कम से कम घर चलते वक्त तो मुझे इनसे बख्श दो। कायल अपनी हार मानकर हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं करता। वैसे मैं तुम्हारे लिए ज्यामिति के वो खास नोट्स लेकर आया था जिससे तुम्हें स्कूल के सवालों को समझने में बहुत आसानी होगी। अरे, पर लगता है मैं उन्हें जल्दबाजी में अपनी डेस्क पर ही भूल आया। लतिका ने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और चलते हुए कहा,
कोई बात नहीं, अब मैं घर जा रही हूँ, तुम वहां आ जाना। बस डिनर तक पहुंच जाना और याद से वो नोट्स जरूर लेते आना। कायल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने लतिका का रास्ता रोकते हुए पूछा, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम घर पर मेरा इंतजार करोगी, या फिर उन बोरिंग नोट्स का? लतिका ने एक पल भी गवाए बिना सपाट अंदाज में जवाब दिया, जाहिर सी बात है नोट्स का, वो मेरी पढ़ाई में काम आएंगे। कायल ने नाटकीय अंदाज में अपना सीना पकड़ लिया, जैसे उसे कोई गहरी चोट लगी हो। उफ लड्डू, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मुझे लगा था तुम मेरे लिए इंतजार करोगी। खैर, मैं जल्दी ही नोट्स लेकर पहुंचूंगा। लतिका मुस्कुराई और मुड़कर चलते हुए कहा, आराम से आना, मुझे जाकर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। वो जाते हुए मन ही मन सोचने लगी कि आज रात खाने में क्या खास बनाया जाए जिससे रामू काका और कायल दोनों खुश हो जाएं। कुंवर आर्यन की वापसी। दूसरी तरफ उस काली चमकती हुई कार के भीतर एक भारी सन्नाटा पसरा था। कार के पिछले हिस्से में कुंवर आर्यन बैठे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी, लेकिन अब उसमें एक फौजी अधिकारी जैसी सख्ती और अनुशासन भी जुड़ गया था। अचानक उन्होंने खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखा। वही पुराने बरगद के पेड़, वही बागीचे की ऊंची दीवारें और वही धूल भरी पगडंडी जहां कभी उनका बचपन बीता था। आर्यन के मन में यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने अचानक धीमे लेकिन रौबदार स्वर में आदेश दिया, गाड़ी रोको। उनका वफादार सेवक बटलर चौंक गया। हुजूर, क्या आपका मतलब है कि हम यहीं बीच रास्ते में रुक जाएं? हवेली बस कुछ ही दूरी पर है और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आर्यन ने अपनी नजरें बाहर के मंजर से नहीं हटाईं। उन्होंने और भी ठंडे और अटल स्वर में दोबारा कहा, हाँ, गाड़ी यहीं रोक दो, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ टहलना है। गाड़ी रुकी और जैसे ही आर्यन के जूतों ने उस जमीन को छुआ, हवा में मिट्टी की वही पुरानी खुशबू घुली हुई महसूस हुई। उन्होंने अपनी फौजी टोपी ठीक की और बागीचे की ओर जाने वाले उस कच्चे रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। आर्यन को याद आया, यही वो रास्ता था जहां बरसों पहले एक छोटी सी लड़की उनके खौफ से कांपते हुए भाग गई थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो छोटी बच्ची अब एक स्वाभिमानी युवती बन चुकी है और इसी रास्ते के किसी मोड़ पर उनकी किस्मत की डोर फिर से आपस में उलझने वाली है। अध्याय 23, मुकम्मल जिंदगी और खालीपन। शाम की धुंधलके में खड़ी वो राजसी गाड़ी किसी शांत ज्वालामुखी की तरह लग रही थी। सेवक बटलर ने अपनी टोपी उतारकर सीने से लगाई और बहुत ही दबी हुई आवाज में कुंवर आर्यन से पूछा, हुजूर, क्या मैं यहीं रुककर आपका इंतजार करूं? सूरज ढलने को है और जंगल का ये रास्ता अकेला तय करना मुनासिब नहीं होगा। आर्यन ने अपनी नजरें दूर उन ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर टिका रखी थीं। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और बड़े ही ठंडे स्वर में कहा, नहीं, तुम हवेली जाओ, मैं पैदल ही आ जाऊंगा, मुझे थोड़ी तन्हाई चाहिए। सेवक का चेहरा चिंता से घिर गया। वो मन ही मन सोचने लगा, तारांकन, आखिर कुंवर साहब को क्या हुआ है? एक तो तय समय से पहले लौट आए, ऊपर से उनके चेहरे पर घर लौटने की कोई खुशी तक नहीं। आखिर ये अकेलापन उन्हें क्यों भा रहा है? उसने एक आखिरी बार कोशिश की, हुजूर, बड़ी मालकिन और सब लोग बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर मैं साथ चलूं तो? आर्यन की भौहें तन गईं। उनकी आवाज में सेना का वो अनुशासन लौट आया जो किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ता। कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है, हम सीधे हवेली में ही मिलेंगे। जाओ अब। सेवक के जाने के बाद सन्नाटा और भी गहरा हो गया। आर्यन वहीं खड़े रहे, हवा के उन झोंकों को महसूस करते हुए जो बरसों पुराने राज अपने साथ लेकर बह रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और उन्हें अपनी माँ राजमाता का वो कठोर चेहरा याद आया जिसने हमेशा भावनाओं पर परंपराओं को तरजीह दी थी। राजमाता ने आर्यन की विदाई से पहले बड़े ही नपे तुले शब्दों में कहा था, आर्यन, तुम अब इस रियासत के वारिस हो। मुझे लगता है कि इन गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें सगाई कर लेनी चाहिए। ये मेरा आदेश नहीं, बल्कि इस खानदान की जरूरत है। आर्यन ने बिना किसी विरोध के कहा था, जी माँ, जैसा आप उचित समझें। तभी उनकी दादी सा ने अपनी भारी आवाज में उस फैसले पर मुहर लगा दी थी, मेरी नज़र में काव्या ही इस रियासत की बहू बनने के लिए सबसे योग्य लड़की है। वो एक बहुत बड़े घराने की बेटी है, शिक्षित है और हमारी रीतियों को बखूबी समझती है। आर्यन ने बस अपना सिर झुका लिया था। उन्हें पता था कि काव्या एक खूबसूरत और प्रभावशाली लड़की है जो किसी भी महफिल की जान बन सकती है। वो एक परफेक्ट कुमरानी साबित होगी, लेकिन क्या वो आर्यन के उस खालीपन को भर पाएगी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे? एक परफेक्ट अधूरापन, आंतरिक द्वंद्व। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए आर्यन के मन में एक अजीब सी बेरुखी थी। उन्होंने अपने जूतों के नीचे चरमराते हुए सूखे पत्तों की आवाज सुनी और खुद से कड़वाहट के साथ कहा, तारांकन, मेरी जिंदगी कितनी अजीब है। न तो कोई बड़ी इच्छा है, न ही कुछ खोने का डर। सब कुछ तो पहले से तय है। मेरी लाइफ एकदम मुकम्मल है, जहां हर सांस का हिसाब रखा जाता है। वे अपनी जिंदगी के सफर के बारे में सोचने लगे। मैं एक आदर्श बेटा बना, अपनी क्लास का टॉपर रहा
और अब सेना में एक ऐसा अफसर जिसे दुनिया सलाम करती है। और अब मैं काव्या से शादी करने जा रहा हूँ, जो मेरे स्टेटस और मेरी लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। पर फिर भी ये सीने में कैसी घुटन है। आर्यन के चेहरे पर एक उदास और सर्द मुस्कान आई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ऐसी फिल्म के हीरो हैं जिसकी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है और वे बस उसे जी रहे हैं। उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, न ही उन्हें लगता था कि अब उनकी जिंदगी में कुछ नया होगा। पर उन्हें क्या पता था कि इसी जंगल के उस पार एक ऐसी लड़की रहती है जो परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन जिसके पास एक ऐसा दिल है जो किसी भी चट्टान को पिघला सकता है। वो लड़की जिसे उन्होंने कभी पिल्ला कहकर ठुकराया था, अब उनकी इस सजी धजी दुनिया की नींव हिलाने वाली थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अनजाने में ही उस दिशा में मुड़ गए जहां रामू काका की झोपड़ी थी। वही जगह जहां की स्मृतियां आज भी उनके अवचेतन मन में एक टीज बनकर दबी हुई थीं। यूट्यूब वीडियो वोत्रो। तो दोस्तों, क्या आर्यन अपनी इस परफेक्ट दुनिया को छोड़कर उस सादगी की ओर खिंचे चले जाएंगे? क्या काव्या के आने की खबर लतिका और आर्यन के बीच एक दीवार खड़ी कर देगी? अध्याय 24। यादों की धूल और लौटता हुआ गुरूर। शाम की हल्की लालिमा अब गहरे साए में बदल रही थी। कुंवर आर्यन अकेले उस पगडंडी पर बढ़ रहे थे जहां की मिट्टी में उनके खानदान का इतिहास दबा था। वे अपने भविष्य का नक्शा अपने दिमाग में साफ साफ खींच चुके थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, तारांकन, मैं एक आदर्श पिता बनूंगा और अपने राजघराने की प्रतिष्ठा को उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। परंपराओं की जो मशाल मेरे पूर्वजों ने जलाई थी, मैं उसे बुझने नहीं दूंगा। आर्यन इन्हीं ख्यालों के बोझ तले दबे जा रहे थे कि तभी पीछे से एक तीखी और लगातार बजती साइकिल की घंटी ने खामोशी को चीर दिया। लतिका अपनी साइकिल पर सवार होकर बड़ी तेजी से ढलान से नीचे उतर रही थी। हवा उसके चेहरे को छू रही थी और वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। जैसे ही वो आर्यन के करीब पहुंची, उसकी नजरें सामने वाले शख्स से टकराईं। काली वर्दी, कंधे पर चमकते स्टार्स और वो बर्फीली नीली आंखें, जिन्हें पहचानते ही लतिका का दिल धक से रह गया। उसके हाथ कांपे और साइकिल का हैंडल मुड़ गया। अगले ही पल एक जोरदार आवाज हुई और लतिका धड़ाम से धूल भरी जमीन पर जा गिरी। उसके घुटने से खून की एक पतली लकीर फूट पड़ी। आर्यन के कदम वहीं थम गए। वे एक पत्थर की मूरत की तरह खड़े रहे। उनकी सर्द नजरें जमीन पर गिरी उस युवती पर टिकीं। वो युवती नहीं बल्कि एक पहेली लग रही थी। आर्यन के दिमाग में यादों की बिजली कौंधी, सुनहरे बाल। क्या ये वही है, वही अनाथ बच्ची जो रामू काका की झोपड़ी में रहती थी, जो नन्ही आंखों से जंगल में मरी हुई चिड़ियों को दफनाती थी? क्या लतिका ल्यूलिन अब भी इसी शहर में है और इतनी बदल चुकी है? लतिका हड़बड़ाहट में खड़ी हुई। दर्द से ज्यादा उसे उस शख्स की मौजूदगी डरा रही थी। उसने डर के मारे अपना सिर झुका लिया और जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरी अपनी किताबें और पेन उठाने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि लतिका को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी उस खामोशी को आर्यन की भारी और रौबदार आवाज ने तोड़ दिया। लतिका। लतिका की रूह कांप गई। वह नाम नहीं बल्कि एक आदेश था। उसने कांपती आवाज में बिना ऊपर देखे कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा हुजूर, मेरी साइकिल बेकाबू हो गई थी। लतिका अपनी किताबें बटोरते हुए जमीन पर पड़े अपने पेन की ओर झुकी। जैसे ही उसकी उंगलियां पेन तक पहुंचने वाली थीं, आर्यन ने अपना पॉलिश किया हुआ काला जूता उस पेन के ठीक ऊपर रख दिया। लतिका का हाथ ठिठक गया। वक्त जैसे थम गया। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसे सालों पहले आर्यन ने उसके कीमती सोने के सिक्के पर अपना पैर रखा था। लतिका ने धीरे से पेन खींचने की कोशिश की, पर आर्यन का दबाव चट्टान जैसा था। पेन टस से मस न हुआ। आर्यन उसकी इस बेबसी का आनंद ले रहे थे। उन्होंने और भी गहराई से कहा, लतिका ल्यूलिन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। लतिका ने गर्दन और नीची कर ली। उसकी पलकें भीगी हुई थी। उसने बेहद धीमी आवाज में जवाब दिया, जी हुजूर, मैं सुन रही हूं। आपका पेन के ऊपर से पैर हटाना मेरी मदद करेगा। आर्यन को अचानक एक अजीब सी चिढ़ होने लगी। उन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि लतिका उनकी आंखों में नहीं देख रही थी। वह उन्हें अनदेखा कर रही थी, जैसे वे वहां हों ही नहीं। आर्यन का आह जाग उठा। उन्हें वो डर चाहिए था जो 6 साल पहले उसकी आंखों में दिखता था। जब लतिका ने हार मानकर आखिरकार अपना सिर ऊपर उठाया और सीधे आर्यन की उन नीली आंखों में झांका, तब जाकर आर्यन के चेहरे पर एक डरावनी और संतुष्ट मुस्कान आई। उन दोनों की नजरें जब मिलीं तो हवा में जैसे चिंगारी दौड़ गई। लतिका की आंखों में दर्द और स्वाभिमान का मिला जुला भाव था, जबकि आर्यन की आंखों में सिर्फ कब्जा करने की चाहत। आर्यन ने धीरे से अपना पैर हटाया। लतिका ने झटके से अपना पेन उठाया। आर्यन ने उसे एक आखिरी गहरी नजर से देखा, जैसे वो उसे अपनी यादों में कैद कर रहे हों, और बिना एक शब्द कहे वे आगे बढ़ गए। लतिका वहीं धूल में खड़ी सन्न रह गई। उसका दिल अभी भी बेतहाशा धड़क रहा था। वो सोचने लगी, इतना सब किया, मेरा रास्ता रोका, मेरा अपमान किया और बिना कुछ कहे चले गए। क्या दुनिया जिसे आदर्श कुंवर और महान अफसर कहती है,
वो वाकई इतने पाषाण हृदय हैं। यूट्यूब वीडियो। तो दोस्तों, क्या लतिका आर्यन के इस पुराने अंदाज को भुला पाएगी? और आर्यन जो अपनी सगाई और परफेक्ट लाइफ के बारे में सोच रहे थे, क्या लतिका की उन आंखों को अपने मन से निकाल पाएंगे? 25 पिंजरे का गीत और सुनहरी बेड़ियां। हवेली का आलीशान बागीचा आज रोशनी से नहाया हुआ था। फूलों की महक और महंगे इत्रों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। यहाँ 2 रसूखदार परिवारों के लिए एक खास दावत का इंतजाम किया गया था। ये महज एक डिनर नहीं था, बल्कि एक खामोश समझौता था। सब जानते थे कि ये मेल मिलाप 2 बड़ी रियासतों को एक अटूट धागे में पिरोने के लिए है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि काव्या और आर्यन का एक दूसरे के प्रति क्या रुख होगा। काव्या ने कांच के बने उस विशाल शीशमहल ग्रीन हाउस को देखते हुए मंत्रमुग्ध होकर कहा, वाह, क्या ये जगह हमेशा से इतनी ही जादुई थी? राजमाता, आपने तो लगता है स्वर्ग का एक टुकड़ा यहीं जमीन पर उतार दिया है। आर्यन की मां ने गर्व भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बरसों से मैं ही इसकी देखभाल कर रही हूँ बिटिया, पर अब मेरी उम्र हो चली है। मैं इसे उस खुशकिस्मत बहू को सौंपना चाहती हूँ जो इस विरासत को संभालेगी। उनका इशारा साफ तौर पर काव्या की तरफ था। राजमाता ने आर्यन की ओर देखा और आदेशात्मक लहजे में कहा, आर्यन, तुम काव्या को लेकर जाओ और उसे हमारे इस स्वर्ग की सैर कराओ। हमें यहाँ बड़ों के बीच कुछ जरूरी मशवरे करने हैं। आर्यन आगे बढ़े और उन्होंने शिष्टाचार के साथ काव्या का हाथ थाम लिया। लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां काव्या की रेशमी और मुलायम हथेलियों से टकराईं, आर्यन के जहन में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें अचानक लतिका का वो धूल भरा और खुरदरा हाथ याद आ गया जो सड़क पर गिरते वक्त जमीन पर टिका था। आर्यन पल भर के लिए ठिठक गए। उनके चेहरे पर आए उस अनकहे तनाव को काव्या ने महसूस किया। काव्या ने अपनी मखमली आवाज में टोकते हुए पूछा, चलिए कुंवर साहब, कहाँ खो गए आप? आर्यन ने खुद को संभाला। काव्या अब वो छोटी बच्ची नहीं रही थी, वो एक संस्कारी और कुशल युवती बन चुकी थी। आर्यन ने उसे एक अजनबी राजकुमारी जैसा सम्मान दिया। उनके बीच कोई पुरानी नजदीकी नहीं थी, बस एक सियासी जरूरत थी जिसे अभिजात वर्ग, नोबल्स का रिश्ता कहा जाता था। कतरे हुए पंख, द सिंबॉलिक ड्रामा। शीश महल के भीतर घूमते हुए काव्या की नज़र वहां पिंजरों में चहचहाते रंग बिरंगे पक्षियों पर पड़ी। उसने उत्सुकता से पूछा, यहाँ के परिंदे वाकई बहुत खूबसूरत हैं और कितने शांत भी। इन्हें पता है कि शाही लोगों के सामने कैसे अदब से पेश आना है। आखिर इनका राज क्या है? आर्यन ने पास खड़े एक पुराने परिंदा पालक बटलर को इशारा किया। उस बूढ़े सेवक ने झुककर जवाब दिया, मालकिन, इनके परों को खास तरीके से छांट दिया जाता है, इसीलिए ये इतने शांत रहते हैं। ये उड़ने की जिद नहीं करते। काव्या ने चौंककर पूछा, क्या इनके पंखों को काटा जाता है? क्या इन्हें दर्द नहीं होता? बूढ़े सेवक ने तसल्ली देते हुए कहा, हुजूर, हम सिर्फ पंखों के बाहरी हिस्से को तराशते हैं, इससे खून नहीं निकलता। अगर आप देखना चाहती हैं कि ये कैसे किया जाता है तो मैं अभी दिखा सकता हूँ। काव्या ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा आर्यन? आर्यन ने बिना किसी भावना के सपाट लहजे में जवाब दिया, जैसा आप चाहें माई लेडी, यहाँ सब कुछ आपकी पसंद के हिसाब से होगा। बूढ़े सेवक ने पिंजरे से एक सुनहरी चिड़िया, कैनरी, निकाली। आर्यन ने उस नन्ही सी जान को गौर से देखते हुए पूछा, ये कौन सा पक्षी है? हुजूर, ये एक सॉन्ग बर्ड है। ये बहुत मधुर गाती है। इसकी कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब तक इसे किसी इंसानी हाथ ने नहीं छुआ है। ये पूरी तरह आज़ाद और जंगली है, लेकिन अगर एक बार इसके पर काट दिए जाएं तो यह फिर कभी उड़कर भाग नहीं पाएगी। धीरे धीरे ये अपनी आज़ादी भूल जाएगी और नरम पड़ जाएगी। फिर ये सिर्फ आपके लिए गाएगी। काव्या ने उस मासूम चिड़िया की धड़कती हुई छाती को देखा और धीमे से पूछा, तो क्या वाकई हमें इसके पंख काटने ही पड़ेंगे? क्या इसे वश में करने का यही तरीका है? वहां एक गहरी और डरावनी खामोशी छा गई। आर्यन उस चिड़िया को देख रहे थे, पर उनके दिमाग में लतिका का चेहरा घूम रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वे लतिका के साथ भी तो यही करना चाहते थे, उसके स्वाभिमान के पंख कतरना, ताकि वह उनकी रियासत की सुनहरी बेड़ियों में बंध कर रह जाए। यूट्यूब वीडियो। तो दोस्तों, क्या काव्या उस मासूम चिड़िया के पंख कटने देगी? और क्या आर्यन को एहसास होगा कि लतिका को वश में करने की उनकी चाहत उसे अंदर से मार देगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सादगी और सत्ता के बीच का संघर्ष गहराता जा रहा है। अध्याय 26। कतरे हुए पंख और बेबस धड़कने। शीश महल के कांच की दीवारों के पीछे आज एक मासूम जिंदगी की आज़ादी का कत्ल होने वाला था। बूढ़े सेवक ने काव्या के चेहरे पर हल्की सी झिझक देखकर बड़े ही शातिर अंदाज में कहा, हुजूर, जो परिंदा अपनी मर्जी से आसमान नापना जानता हो उसे कोई इंसान कभी काबू में नहीं कर सकता। ये आज़ाद परिंदे बड़े जिद्दी होते हैं, लेकिन इनके पंख काटना दरअसल इनके भले के लिए ही है। जब ये उड़ नहीं पाएंगे तो ये भटककर किसी खतरनाक जगह नहीं जाएंगे और खुद को सुरक्षित रखेंगे। यह कहते हुए बूढ़े सेवक ने अपनी चमकदार कैंची उठाई। काव्या और आर्यन खामोशी से देख रहे थे।
खचखच की आवाज हुई और उस सुनहरी चिड़िया कैनरी के खूबसूरत सुनहरे पंखों को बड़ी बेरहमी से तराश दिया गया। जैसे ही सेवक ने अपनी मुट्ठी ढीली की, उस नन्ही जान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नीले आसमान की ओर छलांग लगाई। पर अफसोस, पंखों की ताकत छिन चुकी थी। वो चिड़िया हवा में लड़खड़ाई और बेदम होकर सीधे ठंडी जमीन पर आ गिरी। आर्यन की गहरी निगाहें उस गिरते हुए परिंदे पर टिकी थीं। वे धीरे से झुके और उस छटपटाती चिड़िया को अपनी फौजी वर्दी वाली सख्त हथेली पर उठा लिया। वो नन्हा परिंदा आर्यन की पकड़ में आते ही पागलों की तरह झटपटाने लगा। उसकी नन्ही सी चोंच आर्यन की उंगलियों पर प्रहार कर रही थी, मानो उसकी रूह अपनी आज़ादी के लिए आखिरी जंग लड़ रही हो। बूढ़े सेवक ने चिड़िया को वापस लेते हुए बड़ी बेरुखी से कहा, हुजूर, ये एकदम से शांत नहीं होते। अभी इसे यकीन नहीं हो रहा कि इसके आसमान से नाता टूट चुका है। इसे थोड़ा वक्त लगेगा ये समझने में कि अब ये कभी उड़ नहीं पाएगी। धीरे धीरे इसे इन कटे हुए पंखों और इस कैद की आदत पड़ जाएगी। फिर उसने काव्या की ओर मुड़कर एक चाटुकार मुस्कान के साथ पूछा, क्या अब आप इसे अपनी पालतू बनाकर रखना चाहेंगी माई लेडी? काव्या ने उस बेबस कांपते हुए परिंदे को एक पल के लिए देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक अमीरजादी का कौतूहल था जो अब शांत हो चुका था। उसने बेरुखी से कहा, नहीं, अब इसमें क्या रखा है? मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि इसे काबू कैसे किया जाता है। शुक्रिया मेरा मनोरंजन करने के लिए। चलिए कुंवर आर्यन, अब वापस मेज पर चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। काव्या ने अपना रेशमी कोमल हाथ आर्यन की ओर बढ़ाया। आर्यन ने जैसे ही उसका हाथ थामा, उन्हें एक जोरदार झटका सा लगा। काव्या का हाथ कितना बेजान और ठंडा था। उन्हें अचानक लतिका का एहसास हुआ। वो लतिका जो उस दिन मिट्टी में गिरकर इसी घायल चिड़िया की तरह असहाय दिख रही थी, पर जिसकी आंखों में हार न मानने वाली आग थी। दोनों जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े, आर्यन अचानक रुक गए। उनकी पीठ सेवक की तरफ थी। उन्होंने बिना पीछे मुड़े अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, उस परिंदे को मेरे कमरे में पहुंचा देना। वहां खड़ा हर शख्स सन्न रह गया। बूढ़े सेवक ने हकलाते हुए पूछा, माफ कीजिएगा हुजूर, क्या कहा आपने? ये तो एक मामूली चिड़िया है। आर्यन की गर्दन थोड़ी सी मुड़ी। उनकी एक आंख की चमक ही सेवक को खामोश करने के लिए काफी थी। मैंने कहा, इस सुनहरी चिड़िया को आज ही मेरे निजी कक्ष में भेज दिया जाए, इसे और इसके पिंजरे को। सेवक ने डर के मारे सिर झुका लिया, पर उसके मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। आखिर जो कुंवर आर्यन शिकार का शौकीन है, जो शेरों का पीछा करता है, उसे इस 1 इंच की घायल चिड़िया में क्या दिलचस्पी हो सकती है? लेकिन आर्यन के मन में एक गहरा और काला खेल चल रहा था। उन्हें उस चिड़िया की बेबस छटपटाहट में लतिका की वो बगावत नजर आ रही थी। वे लतिका को सीधे तौर पर कैद नहीं कर सकते थे, पर इस चिड़िया को अपने कमरे में रखकर वे ये महसूस करना चाहते थे कि लतिका उनकी मुट्ठी में है। वो चिड़िया सिर्फ एक परिंदा नहीं, लतिका का प्रतीक बन चुकी थी, जिसे आर्यन अब अपनी शर्तों पर नचाना चाहते थे। 27 सगाई की आहट और सुकून का आखिरी सवेरा। जंगल की सुबह किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसी थी। पेड़ों की शाखों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें जमीन पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं। लतिका अपनी पुरानी टोकरी थामे झाड़ियों के बीच से ताज़ा रस भरी बेरीज चुन रही थी, पर उसकी उंगलियां जितनी तेज चल रही थीं, उसका दिमाग उससे कहीं ज्यादा तेज भाग रहा था। उसे कुछ दिन पहले की वो बात याद आई जब वो हवेली में ताज़ा गुलाब पहुंचाने गई थी। हवेली की मुख्य सेविका मेड ने राहत की सांस लेते हुए कहा था, तारांकन, शुक्रिया लला, वक्त पर ये फूल लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो यहाँ सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। लतिका ने उत्सुकता से पूछा था, तारांकन काकी, आखिर इतनी भागदौड़ क्यों? क्या कोई बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है? सेविका ने आंखें नचाते हुए कहा था, तारांकन, अरे तुम्हें नहीं पता, शहर से ब्रांड फैमिली आ रही है। पूरी रियासत को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। उस वक्त लतिका के सीने में एक अजीब सी हलचल हुई थी। उसने सोचा था, तो इसका मतलब है कि मिस काव्या क्लाउडाइन इस साल फिर लौट रही हैं। उसे पता था कि जब भी कुंवर आर्यन की वापसी होती है, काव्या का साया उनके पीछे पीछे खिंचा चला आता है। सेविका ने चटखारे लेकर आगे कहा था, तारांकन, देखकर तो यही लगता है कि इस बार लेडी काव्या और कुंवर आर्यन की सगाई की मुहर लगी जाएगी। हम सब तो डरते थे कि हमारे पत्थर दिल कुंवर साहब आखिर किसे इस घर की रानी बनाएंगे, पर लगता है काव्या जी की बरसों की तपस्या अब रंग लाने वाली है। वर्तमान दृश्य माइनस प्रेजेंट सीन। वर्तमान में लौटते हुए लतिका ने एक लंबी और ठंडी सांस ली। बेरीज चुनते हुए उसके चेहरे पर उदासी की एक पतली लकीर उभर आई। उसने मन ही मन खुद को दिलासा दिया, शायद यही अच्छा है। कुंवर साहब की सगाई हो जाएगी तो वे अपनी नई जिंदगी और अपनी खूबसूरत मंगेतर में मसरूफ रहेंगे। फिर उन्हें मुझ जैसी मामूली लड़की को परेशान करने या नीची नजरों से देखने का वक्त ही नहीं मिलेगा। तभी उसने आसमान की ओर देखा। चिड़ियां शोर मचा रही थीं, मानो किसी के आने की आहट दे रही हों।
लतिका ने अपनी टोकरी समेटी। तारांकन, मुझे आज का काम यहीं खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि कुंवर साहब इस तरफ शिकार के लिए निकलें या मिस काव्या मुझे किसी फालतू काम के लिए हवेली बुलवा लें, मेरा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। पर लतिका ये नहीं जानती थी कि किस्मत ने आज उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। प्राइवेट कैबिन, आर्यन का एकांत और एक नया तनाव। दृश्य बदलता है। आलीशान हवेली के भीतर कुंवर आर्यन अपने कक्ष में खड़े होकर खिड़की के बाहर फैले घने जंगल को देख रहे थे। उनके वफादार सेवक बटलर ने झुककर कहा, तारांकन हुजूर, आपकी फरमाइश के मुताबिक उस रिवरसाइड कैबिन में सारी व्यवस्था कर दी गई है। दोपहर में आपको डायरेक्टर साहब से मिलने शहर जाना है, इसलिए मैंने कार तैयार रखने का हुक्म दे दिया है। आर्यन ने बस एक संक्षिप्त सिर हिलाया। दरअसल हवेली के शोर शराबे और मेहमानों की दिखावटी बातों से दूर नदी के किनारे आर्यन ने एक छोटा सा बोट हाउस और प्राइवेट कैबिन बनवाया था। उनकी दादी सा और माँ को वहां की नमी और धूल से नफरत थी, इसलिए वो जगह आर्यन की निजी जन्नत थी। आर्यन वहां किसी कुंवर की तरह नहीं, बल्कि एक आजाद इंसान की तरह रहना चाहते थे। वहां न कोई प्रोटोकॉल था, न सगाई की शर्तें और न ही खानदान की विरासत का बोझ। आर्यन अपने कैबिन की ओर चल पड़े। उनके मन में काव्या के लिए कोई उमंग नहीं थी, बस एक खालीपन था। लेकिन जैसे ही वे नदी के किनारे अपनी उस शांत दुनिया की सरहद पर पहुंचे, उनकी आंखें ठहर गईं। सामने नदी के किनारे उसी प्राइवेट कैबिन के पास लतिका खड़ी थी। वो झुककर बहते पानी में अपना चेहरा धो रही थी और उसकी बेरीज की टोकरी पास ही रखी थी। सूरज की रोशनी उसके भीगे चेहरे पर पड़कर उसे किसी चमकते हीरे जैसा बना रही थी। आर्यन के कदमों की आहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। लतिका झटके से मुड़ी। उसकी आंखों में वही पुराना डर और आर्यन की आंखों में एक अजीब सा गहरा आकर्षण था। तो दोस्तों, क्या लतिका आज फिर कुंवर आर्यन के शिकंजे में फंसने वाली है? उस सुनसान नदी के किनारे जहां कोई गवाह नहीं है, वहां आर्यन क्या करेंगे? क्या सगाई की खबरों के बीच आर्यन का दिल वाकई काव्या के लिए धड़क रहा है, या लतिका की ये सादगी उनकी दुनिया में आग लगाने वाली है? अध्याय 28। शांत दरिया और अनचाहा तूफान। दोपहर की सुनहरी धूप नदी के शांत पानी पर पड़कर हजारों मोतियों की तरह चमक रही थी। कुंवर आर्यन अपने उस निजी कैबिन की बालकनी में खड़े होकर जंगल के सुकून को महसूस कर रहे थे। ये जगह उनके लिए किसी मंदिर से कम नहीं थी, जहां वे दुनिया के शोर, सगाई के बोझ और खानदानी बंदिशों से दूर खुद के साथ रह सकते थे। उन्होंने थोड़ी देर एक किताब पढ़ी और फिर सोफे पर ही एक सुकून भरी नींद ले ली। इस कैबिन में उन्हें वो आज़ादी मिलती थी जो राजमहल की ऊंची दीवारों में दम तोड़ देती थी। नींद से जागने के बाद आर्यन ने एक ताजगी भरी अंगड़ाई ली। गर्मी के इस मौसम में नदी का ठंडा पानी उन्हें पुकार रहा था। उन्होंने अपना बाथ गाउन उतारा और किनारे पर रखे पत्थरों पर छोड़कर सीधे उस शीतल जल के गहरे पानी में छलांग लगा दी। जंगल के ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आता आसमान का नीला रंग पानी में घुल रहा था। हवा जब पेड़ों को छूती तो पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत जैसा माहौल पैदा कर देती। ऊपर चिड़ियां चहचहा रही थीं। पिछले कुछ दिनों से हवेली में सगाई की खबरों ने जो दिमागी थकान पैदा की थी, उससे दूर ये नदी आर्यन को एक रूहानी शांति दे रही थी। शादी की बातचीत बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। तय हुआ था कि सगाई का दौर पूरे 1 साल तक चलेगा। आर्यन एक बेहतरीन मिलिट्री ऑफिसर रह चुके थे, लेकिन अब ड्यूक होने के नाते उन्हें अपनी रियासत संभालनी थी। उनकी जिंदगी इस नदी की तरह बिल्कुल शांत और परफेक्ट बह रही थी। पर उन्हें क्या पता था कि आज इस शांत पानी में एक बहुत बड़ा भंवर उठने वाला है। एक खौफनाक और शर्मसार मुठभेड़। दृश्य बदलता है और हम लतिका लला को देखते हैं। वो एक घने पेड़ की ऊंची और मजबूत टहनी पर बैठी थी, जहां से उसे जंगल और नदी का एक अद्भुत नजारा दिख रहा था। वो अपनी डायरी में कुछ नोट कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी नजरें नदी के बीचों बीच पड़ी और उसके हाथ से डायरी के कागज छूटकर हवा में बिखर गए। लतिका की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसके सामने नदी के बीचों बीच कुंवर आर्यन तैर रहे थे, और वो भी पूरी तरह निर्वस्त्र, बिना किसी लिबास के। लतिका ने झटके से अपनी आंखें मली। उसे लगा शायद ये कोई भ्रम है। वहां कौन है? क्या कोई आदमी तैर रहा है? हे भगवान, वह तो! जैसे ही उसे पहचान हुई, उसके चेहरे पर खौफ छा गया। नहीं, ये तो कुंवर आर्यन है। ये ड्यूक यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? तभी बदकिस्मती से आर्यन की नजर भी पेड़ पर बैठी उस अकेली लड़की पर पड़ गई। लतिका का चेहरा शर्म और डर से सुर्ख लाल हो गया। आर्यन डरे नहीं, नहीं वे झेपे। इसके बजाय उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी और वे धीरे धीरे तैरते हुए उसी किनारे की तरफ आने लगे जहां लतिका का पेड़ था। लतिका मन ही मन गिड़गिड़ाने लगी, तारांकन नहीं, प्लीज, भगवान के लिए यहां मत आइए। आखिर आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? अपनी आंखें बंद करो लला, भाग यहां से। जब उसने देखा कि आर्यन पानी से बाहर निकलने ही वाले हैं तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाई और पूरी ताकत से चिल्लाई, प्लीज रुक जाइए, यहां मत आइए।
वो बिजली की फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरी और अपनी चप्पलें हाथ में लिए पागलों की तरह जंगल की ओर भागने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग सुन्न हो चुका था। भूत या जंगली जानवर? भागते भागते लतिका का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे कायल से जा टकराई। कायल काफी देर से उसे ही ढूंढ रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लतिका का सिर कायल के सीने से लगा और कायल ने उसे गिरने से बचा लिया। कायल ने हैरानी से लतिका के कांपते हुए हाथ पकड़े और पूछा, तारांकन लला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी ये हालत क्यों है? तुम ऐसे क्यों भाग रही हो जैसे पीछे साक्षात मौत खड़ी हो? लतिका की सांसें इतनी फूली हुई थीं कि वो बोल तक नहीं पा रही थी। वो बस हकलाते हुए बोली, तारांकन कायल। कायल, अब मैं क्या करूं? बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं मर जाऊंगी। कायल ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जो पसीने और घबराहट से भीगा हुआ था। आखिर हुआ क्या? क्या जंगल में किसी जंगली जानवर ने तुम्हें डरा दिया? कोई भालू या चीता देखा क्या? लतिका ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, तारांकन काश कोई जंगली जानवर ही देख लिया होता कायल, तो शायद वो इस नज़ारे से कम भयानक होता। कायल हंसा और मजाक में बोला, तारांकन खुद पर काबू रखो। अगर जानवर नहीं था तो क्या तुमने जंगल का कोई पुराना भूत देख लिया? लतिका ने कांपते हुए सोचा, तारांकन भूत? नहीं कायल, वो तो किसी भूत से भी ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। कायल को अचानक कुछ याद आया। तारांकन, अरे तुम तो रसभरी बेरीज इकट्ठा करने गई थी ना? कहाँ है तुम्हारी टोकरी? खाली हाथ क्यों हो? लतिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया कि वो अपनी टोकरी, अपनी ताज़ा बेरीज और अपनी डायरी के कागज सब कुछ उसी नदी किनारे छोड़ आई है, जहां अब कुंवर आर्यन पानी से बाहर निकल रहे होंगे। ओ नहीं, मेरी रसभरी, मेरी टोकरी! कायल ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, तारांकन, मुझे नहीं पता तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो, पर घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो वापस जाकर तुम्हारी टोकरी लेकर आते हैं। लतिका ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और कई कदम पीछे हटते हुए चिल्लाई, नहीं, खबरदार जो उधर कदम भी बढ़ाया, मैं वहां वापस कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तो दोस्तों, लतिका की ये मासूम गलती उसे कुंवर आर्यन के और करीब ले आएगी या ये उनके बीच एक बड़ी दुश्मनी की शुरुआत होगी? क्या आर्यन ने जानबूझकर लतिका को वो सब दिखाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कायल को उस नदी किनारे कुंवर आर्यन का कोई सुराग मिलेगा? क्या लतिका की छोड़ी हुई चीजें आर्यन के हाथ लगेंगी? अध्याय 29:2 धुंधली यादें और नया नजरिया। लतिका हांफते हुए पीछे हट रही थी। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, कायल, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे अभी उस नदी की तरफ वापस नहीं जाना, कभी नहीं। उसके दिमाग में बस वही एक छवि घूम रही थी, कुंवर आर्यन का वो बेबाक अंदाज। उधर नदी किनारे का नजारा कुछ और ही था। कुंवर आर्यन अब तक पानी से बाहर आ चुके थे। उनकी पैनी नजर जमीन पर पड़ी उस लावारिस टोकरी पर गई जिसे लतिका जल्दबाजी में छोड़ गई थी। टोकरी लाल रसीली रस भरी बेरीज से भरी हुई थी। आर्यन के कठोर चेहरे पर एक दुर्लभ और हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने मजाक के लहजे में खुद से कहा, तारांकन, इतनी सारी रसबरीज? क्या ये लड़की पूरे जंगल से रसबरीज की प्रजाति ही खत्म करने का इरादा रखती है? तभी उनकी नजर उस ऊंचे पेड़ की टहनी पर गई जहां लतिका कुछ देर पहले बैठी थी। उस पेड़ को देखकर आर्यन की आंखों के सामने बरसों पुराना वो मंजर सिनेमा की रील की तरह घूम गया, जब एक छोटी सी लड़की ने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी थी। वो आज भी वैसी ही थी, वही तेवर, वही मासूमियत और वही आवारगी के साथ पेड़ों पर चढ़ने की आदत। आर्यन बुदबुदाए, इतने साल बीत गए पर ये पहेली अभी भी उसी तरह पेड़ों पर चढ़ती रहती है। एक नई दुनिया की शुरुआत। दृश्य बदलता है और हम खुद को शहर की एक पुरानी चश्मों की दुकान, आई ग्लासेस शॉप में पाते हैं। दुकानदार ने बड़ी बारीकी से नया चश्मा लतिका की नाक पर टिकाते हुए पूछा, तारांकन, तो बताओ बेटा, अब कैसा लग रहा है? क्या सब साफ दिखाई दे रहा है? जैसे ही लतिका ने चश्मा लगाया, उसकी दुनिया ही बदल गई। उसने विस्मय और खुशी से चिल्लाते हुए कहा, तारांकन, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी जादुई और नई दुनिया में कदम रख दिया है। सब कुछ कितना साफ और रंगीन है। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, तारांकन, होगा ही तुम्हारी आंखों की रोशनी काफी कम हो गई थी। इतने समय तक धुंधला देखना तुम्हारे लिए बहुत तकलीफदेह रहा होगा। लतिका ने राहत की सांस ली। अब उसे पढ़ाई के लिए किताबों पर झुकना नहीं पड़ेगा। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने गर्व से अपने चश्मे को छुआ। आखिरकार मैंने ये चश्मा पा ही लिया। मेरी खुद की मेहनत की कमाई। उन हजारों रसबरीज का शुक्रिया। हालांकि उनका जैम जम बनाते बनाते मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, पर आज ये सब वसूल हो गया। एक खौफनाक मुलाकात और दबा हुआ ड्रामा। लतिका सड़क पर चलते हुए अपनी सोच में गुम थी। तभी उसे फिर वही नदी वाला दृश्य याद आया और वो झुंझलाकर खुद से बुदबुदाई, तारांकन, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। आज मुझे मेरा चश्मा मिला
और दिमाग में वो डरावनी यादें घूम रही हैं। आखिर ये ड्यूक साहब खुद को समझते क्या हैं? क्या उन्हें लगता है कि ये पूरा जंगल उनके बाप की जागीर है? नेकेड होकर नदी में तैरना? अगर उन्हें कोई और देख लेता तो? जब तक ये यहाँ से चले नहीं जाते, मैं उस इलाके में कदम भी नहीं रखूंगी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी और जानी पहचानी आवाज आई, लतिका। लतिका के पैर वहीं जम गए। पसीने की एक ठंडी बूंद उसकी गर्दन से नीचे उतरी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। सामने कुंवर आर्यन खड़े थे, रौबदार, शांत और रहस्यमयी, और उनके ठीक बगल में खड़ी थी काव्या, क्लाउडाइन। लतिका का गला सूख गया। उसने हड़बड़ाकर सिर झुकाया और शिष्टाचार निभाया, तारांकन। नमस्ते कुंवर साहब। नमस्ते माय लेडी। काव्या ने लतिका को ऊपर से नीचे तक अपनी तीखी नजरों से नापा। उसके मन में जलन और हैरानी की एक लहर उठी। ये वही मामूली लड़की है? ये तो पूरी तरह बदल चुकी है। इसका निखार तो किसी राजकुमारी जैसा लग रहा है। काव्या ने एक नकली मुस्कान चेहरे पर ओढ़ते हुए कहा, तारांकन लतिका, मैंने तो तुम्हें इस चश्मे की वजह से पहचाना ही नहीं। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। बताओ कैसी हो? वैसे हम दोनों पास के ही एक होटल में चाय पीने जा रहे थे, क्यों न तुम भी हमारे साथ चलो? पुरानी बातें याद करेंगे। लतिका सन्न रह गई। उसे महसूस हुआ कि आर्यन की नजरें उसके चेहरे को पढ़ रही हैं, जैसे उन्हें पता हो कि लतिका किस खौफ से गुजर रही है। आर्यन की आंखों में एक चमक थी, वही शिकारी वाली चमक। लतिका ने हकलाते हुए मना करना चाहा, तारांकन नहीं, मुझे घर जल्दी जाना है। पर आर्यन ने उसे बीच में ही काट दिया। उनकी आवाज धीमी लेकिन कड़क थी, तारांकन, सिर्फ एक कप चाय लतिका। मना करना बड़ों का अपमान होगा, है ना? लतिका को लगा जैसे उसे किसी पिंजरे में बंद किया जा रहा है। एक तरफ काव्या का मीठा जहर और दूसरी तरफ आर्यन का वो खौफनाक राज। अब लतिका क्या करेगी? क्या वो उस मेज पर बैठ पाएगी जहां काव्या अपनी सगाई के सपने बुन रही है और आर्यन लतिका को अपनी नजरों से भस्म कर रहे हैं? अध्याय 30। कांच की दीवारें और खामोश नफरत। होटल के उस आलीशान कैफे की आबोहवा में एक भारीपन था। मखमली कुर्सियां और चांदी के चम्मचों की हल्की सी खनखनाहट भी लतिका के कानों में शोर की तरह चुभ रही थी। काव्या क्लाउडाइन ने अपनी रेशमी आवाज में एक बनावटी मिठास घोलते हुए कहा, लतिका, वक्त पंख लगाकर उड़ गया। हम बरसों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं। बेहतर होगा कि हम साथ बैठकर चाय पिएं और पुरानी यादें ताज़ा करें। क्यों कुंवर आर्यन, आपको तो इससे कोई ऐतराज नहीं होगा ना? आर्यन की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई शांत दरिया जिसके नीचे तूफान छिपा हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरों को लतिका के चेहरे पर टिका दिया। काव्या ने लतिका की ओर देखा और अधिकार भरे लहजे में आदेश दिया, चलो मेरे पीछे आओ। लतिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो भाग जाना चाहती थी, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसने घड़ी की तरफ देखा और खुद को तसल्ली दी, तारांकन, ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। कायल इंतजार कर रहा होगा। पर इस वक्त काव्या को मना करना खतरे से खाली नहीं। मेज की तरफ बढ़ते हुए लतिका के मन में कड़वाहट भर गई। आखिर इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? काव्या को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। ये तो बस अपनी ऊंचाई दिखाने का एक तरीका है। उसे अपना बचपन याद आ गया। 12 साल की उम्र में भी उसे महफिल में एक सजावटी सामान की तरह रखा जाता था। सब ऐसा बर्ताव करते थे जैसे वह कोई इंसान नहीं, बल्कि दीवार पर टंगी एक बेजान तस्वीर हो। आज फिर वही एहसास उसे डस रहा था। चश्मे के पीछे की कड़वी हकीकत। जैसे ही वे मेज पर बैठे, लतिका को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसका नया चश्मा। आज वो चश्मा जिसे उसने अपनी आज़ादी और साफ दृष्टि के लिए पहना था, वही उसकी मुसीबत बन गया। अब वो कुंवर आर्यन को बिल्कुल साफ साफ देख पा रही थी। आर्यन की वो पैनी नीली आंखें, उनके चेहरे का वो सख्त और रौबदार कोना। वो सब कुछ इतना साफ था कि लतिका को उस दिन की नदी वाली घटना याद आने लगी। उसकी रूह कांप उठी। वो मन ही मन चिढ़ रही थी, तारांकन, मैंने खुद से वादा किया था कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, पर देखो किस्मत, हम फिर आमने सामने बैठे हैं। पर मुझे ही बुरा क्यों लग रहा है? शर्म तो इस इंसान को आनी चाहिए जिसने उस दिन नदी में मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। क्या इसे रत्ती भर भी पछतावा नहीं है? आर्यन शांत थे, पर उनकी नजरें बार बार लतिका के होठों और उसकी झुकती पलकों पर जाकर ठहर रही थीं। काव्या चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी सगाई की योजनाएं सुना रही थीं, पर आर्यन का ध्यान कहीं और ही था। लतिका ने पुरानी बातें याद की। बड़े लोग मामूली लोगों को इंसान नहीं बल्कि फर्नीचर समझते हैं। उसने खुद को समझाया, तारांकन ठीक है। अगर इसे लगता है कि ये उस दिन किसी सोफे या कुर्सी के सामने तैर रहा था, तो मैं भी फर्नीचर ही बनूंगी। एक ऐसा बेजान फर्नीचर जिसकी अपनी कोई सोच नहीं, कोई जज्बात नहीं। तभी अचानक मेज के नीचे लतिका को कुछ महसूस हुआ। आर्यन का जूता धीरे से लतिका के पैर को छू गया।
लतिका ने झटके से अपना पैर पीछे खींचना चाहा, पर आर्यन ने अपनी नजरें उसकी आंखों में गड़ा दी। उस स्पर्श में एक अजीब सी बिजली थी, एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ एक ऐसा आकर्षण जिसे लतिका नाम नहीं देना चाहती थी। काव्या अपनी ही धुन में बोल रही थी, कुंवर साहब, हमारी शादी का मंडप बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पेरिस के महलों में होता है। आर्यन ने काव्या की बात को अनसुना करते हुए पहली बार अपना मुंह खोला और धीमी मदहोश कर देने वाली आवाज में लतिका से कहा, तारांकन लतिका, तुम्हारा नया चश्मा तुम पर बहुत जंच रहा है। अब तो तुम्हें हर चीज बहुत साफ दिखाई देती होगी, है ना? लतिका का चेहरा शर्म से तमतमा उठा। वो समझ गई कि आर्यन किस साफ नजारे की बात कर रहे हैं। उसके हाथ कांपने लगे। काव्या खामोश हो गई और हैरानी से आर्यन को देखने लगी। कैफे की कांच की दीवारों के पीछे बाहर का मौसम बदल रहा था और मेज के इस पार एक ऐसा तूफान दस्तक दे रहा था जो लतिका की जिंदगी को हमेशा के लिए तहस नहस करने वाला था। तो दोस्तों, क्या लतिका आर्यन के इस वार का जवाब दे पाएगी? क्या काव्या को अंदाजा होगा कि आर्यन और लतिका के बीच एक ऐसा राज है जो जलते कोयले की तरह दहक रहा है? क्या ये खामोश रोमांटिक तनाव किसी बड़े ड्रामे में बदल जाएगा? अध्याय 31, ईर्ष्या की आग और अधूरी चाय। होटल के उस ठंडे कैफे की मेज पर अब एक भारी और बोझिल सन्नाटा पसर चुका था। लतिका के जाते ही कुंवर आर्यन की स्थिर नजरें मेज पर रखे लतिका के चाय के कप पर टिक गईं। चाय अभी भी गर्म थी, उससे हल्का धुआं उठ रहा था, लेकिन लतिका ने उस प्याली को छुआ तक नहीं था। वो बिना एक घूंट पिए बस वहां से भाग जाना चाहती थी। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट और चुभन तैर गई। उन्हें अपनी हार महसूस हो रही थी। दृश्य बदलता है और हम शहर के एक धूप से खिले हुए पार्क का नजारा देखते हैं। लतिका अब कायल के साथ एक हरी बेंच पर बैठी थी। कायल अपनी चिर परिचित बेबाक हंसी के साथ बोला, वाह लतिका, तो तुमने खुद रसबरीज इकट्ठा की, उनका जैम बनाया और उसे बेचकर अपने लिए ये चश्मा खरीदा? तुम तो सच में कमाल की हो, मेरी सुपर गर्ल। लतिका ने बनावटी गुस्से में उसे चिढ़ते हुए कहा, ओह कायल, मुझे अब और परेशान मत करो। और तुम इतनी देर से इस तरह दांत क्यों निकाल रहे हो? क्या मेरा ये नया चश्मा तुम्हें वाकई इतना अजीब लग रहा है? कायल ने शरारत से लतिका के चश्मे को उसकी नाक पर थोड़ा और दबाया और चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पता है, अगर तुम इस चश्मे को आंखों के और करीब ले जाओगी तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल किसी नन्हे चूहे जैसी गोल नजर आएंगी। लतिका ने उसका हाथ झटकते हुए खिलखिलाकर कहा, मैंने कहा ना, ऐसा मत करो कायल। कायल जोर से हंसा, पता है, तुम अभी बिल्कुल हमारे गुस्सैल पड़ोसी अंकल बिल जैसी दिख रही हो। खैर, मजाक छोड़ो, चलो अब जल्दी से कुछ खा लेते हैं। टेनिस की प्रैक्टिस के बाद मुझे ऐसी भूख लग रही है जैसे मैं पूरा शहर खा जाऊंगा। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए खाने का लुत्फ लेने लगे। लतिका का सारा डर, सारा तनाव गायब हो चुका था। आर्यन का बदलता मिजाज और ईर्ष्या का जन्म। उधर कुंवर आर्यन अपनी आलीशान काली कार के पिछले हिस्से में पत्थर की मूरत बने बैठे थे। गाड़ी शहर की सड़कों को चीरती हुई गुजर रही थी। आर्यन खामोशी से खिड़की के बाहर ढलते सूरज को देख रहे थे। तभी अचानक उनकी पैनी नजर पार्क की उस बेंच पर पड़ी। वहां लतिका और कायल एक साथ बैठे थे। लतिका के चेहरे पर वो सुकून और खिलखिलाती हुई हंसी थी जो आर्यन के साथ रहते वक्त पत्थर की लकीर बन जाती थी। आर्यन ने ठंडे मन से सोचा, तारांकन तो ये वही लड़का है जिससे मिलने के लिए वो मेरे पास से भागने को बेताब थी। कायल इटमैन, उस मशहूर डॉक्टर का बिगड़ा हुआ बेटा। आर्यन के दिमाग में होटल वाला मंजर किसी जहरीले नाग की तरह घूमने लगा। उसने मेरे सामने चाय के कप को हाथ तक नहीं लगाया। वो वहां बेजान बुत बनकर बैठी रही और पहली फुर्सत मिलते ही उड़ गई। वो मुझसे इतनी डरी हुई थी जैसे मेरा साथ उसके लिए किसी नरक की सजा हो। आर्यन को वो पल याद आया जब लतिका साइकिल से गिरी थी और उसकी आंखों में खौफ का सैलाब था। अचानक आर्यन की मुट्ठी भिंच गई, उनके हाथों की नसें उभर आईं। उनके अंदर एक ऐसी जलन पैदा होने लगी जो उन्होंने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह चली गई क्योंकि वो उस लड़के के साथ वक्त बिताना चाहती थी। वो मुझे ठुकराकर चली गई, वो भी सिर्फ उस मामूली से लड़के के लिए। मेरे सामने जिसकी आवाज तक नहीं निकलती वो उसके साथ इतनी बेबाकी से हंस रही है। उसकी दुनिया का उजाला वो लड़का है और मैं सिर्फ एक डर। आर्यन की नीली आंखों में अब ईर्ष्या की एक गहरी काली परत जम चुकी थी। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो लड़की उनके सामने फर्नीचर बनने का नाटक करती है वो किसी और की बाहों के पास इतनी सुरक्षित और खुश कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, क्या कुंवर आर्यन की ये सुलगती जलन किसी नए तूफान को जन्म देगी? क्या कायल और लतिका की ये मासूम दोस्ती आर्यन की नफरत और ताकत का निशाना बनेगी? अध्याय 32, खूबसूरती का जाल और छिपे हुए इरादे। राजसी हवेली का वो विशाल कमरा धूप की सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था, लेकिन कमरे के भीतर का माहौल बर्फीला और रहस्यमयी था। काव्या की माँ भारी रेशमी लिबास में खिड़की के पास खड़ी बाहर फैले बागीचों को देख रही थीं। उनकी आंखों में पुराने घावों जैसी एक बेचैनी थी। उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई
और सोफे पर बड़े आराम से बैठी अपनी बेटी काव्या से पूछा, काव्या, क्या ये वही लड़की है? वही बदकिस्मत अनाथ बच्ची जिसके बारे में सालों पहले सुना था कि एक माली रामू काका के घर में शरण लिए हुए है? क्या वो अभी भी उसी के साथ रह रही है? काव्या ने बड़ी नज़ाकत से अपनी चाय का कप मेज पर रखा और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, ये वही लड़की है, लतिका। वो काफी सुंदर है ना? मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसकी खूबसूरती किसी जहरीली बेल की तरह और भी निखरती जाएगी। काव्या की माँ की भौहें तन गईं। उन्होंने हैरानी और दबी हुई चिंता के साथ पूछा, तुम ये बात इतनी आसानी से कह रही हो काव्या? क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आखिर वह तुम्हारे होने वाले मंगेतर की रियासत में रह रही है। खूबसूरती अक्सर उन घरों में आग लगा देती है जहां रसूख और परंपराओं का पहरा होता है। काव्या के चेहरे पर एक और रहस्यमयी चमक दौड़ गई। उसने अपनी रेशमी पलकें झुकाईं और मन ही मन सोचा, तारांकन दिक्कत? माँ, आप अभी मेरी चाल नहीं समझी। मैं जानती हूँ कि लतिका सुंदर है। जब मैं उससे इतने सालों बाद मिली तो वो मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हसीन निकली। वो छरहरा बदन, वो तराशे हुए नैन नक्श और वो दूध जैसी सफेद त्वचा जो किसी भी मर्द का ईमान डगमगा दे। काव्या की खतरनाक बिसात। काव्या ने अपनी माँ की चिंता को नजरअंदाज करते हुए खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। उसने लतिका को अचानक उस दिन होटल में चाय के लिए क्यों बुलाया था? इसके पीछे कोई पुरानी दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरी और सोची समझी साजिश थी। काव्या ने अपनी सोच की गांठें खोलते हुए खुद से कहा, तारांकन, मैं बस ये देखना चाहती थी कि कुंवर आर्यन, जो खुद को दुनिया का सबसे संयमी और पत्थर दिल इंसान समझते हैं, जब अपने ही बागीचे में खिली इस बेनजीर कली को देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं उनकी आंखों में उठने वाले तूफान को पढ़ना चाहती थी। और जो काव्या ने उस दिन कैफे में देखा, उसने उसके कलेजे में भी एक हलचल पैदा कर दी थी। उसने महसूस किया कि उसकी उम्मीद से कहीं बढ़कर आर्यन की आंखों में लतिका के लिए एक अनकहा इंटरेस्ट और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। आर्यन उसे किसी मामूली नौकरानी की तरह नहीं देख रहे थे। उनकी नजरों में एक ऐसी भूख और चमक थी जो काव्या ने अपने लिए कभी महसूस नहीं की थी। काव्या की माँ ने पीछे से फिर टोका, बेटी, खूबसूरती अक्सर तबाही का पैगाम लाती है। आर्यन एक फौजी अधिकारी हैं, पर आखिर हैं तो एक मर्द ही। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। काव्या मुड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और आत्मविश्वास था। वो बोली, सावधान तो उसे रहना चाहिए माँ, जो इस जाल में फंसने वाला है। मैंने बस मोहरे सजाए हैं। अब देखते हैं कि हमारे परफेक्ट कुंवर साहब अपनी इस उसूलों वाली दुनिया और उस खूबसूरत अनाथ लड़की के आकर्षण के बीच खुद को कैसे संभालते हैं। खेल अब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, क्या काव्या जानबूझकर आर्यन और लतिका को आग और बारूद की तरह एक दूसरे के करीब ला रही है? क्या ये उसकी कोई बड़ी साजिश है, या वो खुद अपनी ही बुनी हुई इस नफरत और ईर्ष्या की आग में भस्म हो जाएगी? आर्यन की आंखों में लतिका के लिए जो जुनून दिखा है, वो प्यार की शुरुआत है या किसी भयानक तबाही की? अध्याय 33, महलों की साजिश और प्रेम का डर। हवेली के सुनसान और ठंडे गलियारों में काव्या और उसकी माँ के बीच एक ऐसी चर्चा चल रही थी जो महलों की दीवारों के पीछे छिपे कड़वे सच को उजागर कर रही थी। काव्या ने खिड़की के पर्दों को खींचते हुए बेहद सर्द स्वर में कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आपको किस बात की फिक्र खाई जा रही है, पर मैं अब इस बेकार के विषय पर और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। काव्या की माँ ने कांपते हाथों से अपनी बेटी का कंधा पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। तुमने अभी दुनिया का असली और घिनौना चेहरा नहीं देखा। तुम मर्दों की फितरत को नहीं पहचानती। उन्हें अपनी पसंद बदलने में और बरसों पुराने वादों को तोड़ने में पल भर का समय भी नहीं लगता। काव्या के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक और क्रूर मुस्कान आई। उसने अपनी माँ का हाथ हटाते हुए कहा, दुनिया में तो हजारों खूबसूरत लड़कियां हैं माँ, तो क्या कुंवर आर्यन के सामने आने वाली हर सुंदर लड़की को मैं जहर देकर रास्ते से हटाती फिरूं? मैंने आपसे कहा ना, मैं भले ही अभी उम्र में कम हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि ऊंचे घरानों के रसूखदार मर्दों की अक्सर एक दो रखैले मिस्ट्रेसेस होती ही हैं। यह है समाज का दस्तूर है। काव्या का दिमाग तेजी से अपने पिता की यादों में चला गया, वह पिता जिसने किसी और की खूबसूरती के मोह में अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। उसने सोचा, तारांकन, शायद आर्यन भी किसी की जिस्मानी चाहत में बहक जाए जैसे मेरे पिता बहके थे। लेकिन आर्यन अलग है। वो इस खानदान का सूरज है। वो अपनी रूह को किसी मामूली औरत के कदमों में नहीं बिछाएगा। काव्या ने दृढ़ता से कहा, माँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कुछ न हो, लेकिन अगर आर्यन की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ भी गई तो वो सिर्फ एक खिलौना बनकर रहेगी। मैं उसे अपनी मुट्ठी में इस तरह भींच दूंगी कि वो मेरे खिलाफ कभी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। उसकी माँ चौंककर अपना सीना पकड़ ली। ओह काव्या, तुम इतनी कम उम्र में कितनी डरावनी बातें कर रही हो। एक कमजोर माँ और एक पत्थर दिल बेटी। काव्या ने अपनी माँ की ओर देखा और उसे पहली बार अपनी माँ पर तरस आया। उसकी माँ शारीरिक और मानसिक रूप से एक टूटी हुई औरत थी।
कई गर्भपात, मिसकैरेजेस और बरसों के इंतजार के बाद उसने काव्या को जन्म दिया था। उसके पिता का प्यार तभी ठंडा पड़ गया था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी उन्हें इस रियासत का वारिस बेटा नहीं दे पाएगी। तब से उसकी माँ हमेशा इस दहशत में जीती रही कि कोई जवान और खूबसूरत औरत आकर उसकी बची कुची इज्जत भी छीन लेगी। काव्या ने अपनी माँ के हाथ थामे और कहा, माँ, अगर आर्यन को उस लड़की लतिका में कोई रुचि है भी तो उससे मेरी सत्ता को क्या फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण, लस्ट है माँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस्म की भूख मिटते ही मर्द लौटकर घर ही आता है। माँ ने सिसकते हुए अपना सिर हिलाया। काव्या, तुम प्यार की ताकत को कम आंक रही हो। प्यार वो आग है जो समझदारी और सल्तनत दोनों को राख कर देती है। ये लोगों को पागल बना देता है। काव्या ने अपनी माँ के गालों पर गिरते हुए आंसुओं को देखा और मन ही मन एक सख्त फैसला लिया। तारांकन, प्यार? मैंने अपनी माँ को प्यार के नाम पर जिंदगी भर सिसकते देखा है। मुझे उस प्यार की जरूरत ही नहीं है जो आपको लावारिस छोड़ दे। मुझे तो बस एक परफेक्ट मैरिज चाहिए जो समाज में मेरी इज्जत और रुतबे को ढाल की तरह महफूज रख सके। पिंजरे का बेबस साथी। दृश्य बदलता है और हम कुंवर आर्यन के निजी कक्ष का नजारा देखते हैं। भारी पर्दों की वजह से कमरे में रहस्यमयी धुंधलका छाया हुआ था। आर्यन अपनी मेज पर रखे एक नक्काशीदार सोने के पिंजरे के पास खड़े थे। उनके हाथ में वही सुनहरी चिड़िया कैनरी थी जिसके पंख कतरे जा चुके थे। आर्यन अपनी लंबी उंगलियों से उस नन्ही जान को सहला रहे थे। चिड़िया उनके स्पर्श से कांप रही थी और पिंजरे के भीतर फड़फड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आर्यन की आंखों में न तो प्यार था और न ही कोई रहम। उनकी नजरों में सिर्फ एक पागलपन भरा अधिकार था। जैसे जैसे चिड़िया फड़फड़ाती, आर्यन के होठों पर एक गहरी मुस्कान उभरती। वे उस बेबस परिंदे में लतिका की उस छटपटाहट को देख रहे थे जिसे वे बहुत जल्द अपने पिंजरे में कैद करने वाले थे। उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए चिड़िया से कहा, तारांकन, जल्द ही तुम्हें अपनी सहेली मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्या काव्या का ये रुतबे वाला सपना उसे भारी पड़ेगा? क्या वो जानबूझकर आर्यन और लतिका को पास लाकर एक ऐसी आग जला रही है जिसे वो खुद भी नहीं बुझा पाएगी? और 34 धड़कनों की आहट और एक प्यारा मजाक। कुंवर आर्यन के आलीशान कमरे में एक भारी सन्नाटा पसरा था, लेकिन उनके सीने में भावनाओं का एक समंदर हिलोरे ले रहा था। वो सुनहरी चिड़िया कैनरी फड़फड़ाते हुए पिंजरे से बाहर निकली और बड़े भरोसे के साथ आर्यन के सख्त हाथ पर आकर बैठ गई। आर्यन की लंबी मजबूत उंगलियां उसके कोमल पंखों को सहला रही थीं, पर उनकी निगाहें कमरे की दीवारों में कैद नहीं थीं। वे खिड़की के पार देख रहे थे, जहां बागीचे की सुनहरी धूप में लतिका फूलों की क्यारियों के बीच काम कर रही थी। आर्यन उसे एकटक निहार रहे थे। उनकी नजरों में एक अजीब सी भूख थी, जैसे वे लतिका को अपनी आत्मा के अंधेरे कोने में हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते हों। दृश्य बदलता है और हम कायल को देखते हैं। वो लतिका के घर के बाहर खड़ा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। घर का दरवाजा बंद था। कायल ने कंधे उचकाते हुए सोचा, तारांकन, शायद लतिका रामू काका की मदद करने बागीचे में गई होगी। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, आ ही जाएगी। इंतजार की उन घड़ियों में कायल के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान खिल उठी। उसे अपनी और लतिका की पिछली मुलाकात याद आने लगी। वो खिड़की की ओट में अपना साया देखते हुए बुदबुदाया, तारांकन, मेरा अंदाजा सही था। लतिका अपने इस नए चश्मे में और भी ज्यादा हसीन लगती है। उसकी आंखों की वो मासूमियत सीधे कलेजे में उतर जाती है। वो साइकिल का सफर और धड़कता दिल। कायल की यादों में वो हसीन दोपहर ताज़ा हो गई जब वे दोनों लंच के बाद साइकिल से वापस लौट रहे थे। लतिका की हंसी हवाओं में मिश्री घोल रही थी। वो चहकते हुए कह रही थी, तारांकन कायल, तुमने मुझे आज सैंडविच खिलाया है तो अब मीठा मेरी तरफ से। मैं तुम्हें शहर का सबसे शानदार डेजर्ट खिलाऊंगी। कायल ने मुस्कुराते हुए कहा था, तारांकन, अरे पागल, इसकी क्या जरूरत है? तुम छोटी छोटी खुशियों को इतना बड़ा जश्न क्यों बना देती हो? लतिका अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी आंखों में एक चमक थी। कुछ भी हो कायल, आज तो तुम्हें आइसक्रीम खानी ही पड़ेगी, और वो भी मेरी पसंद की। उस पल को याद करते हुए आज भी कायल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसने एक ठंडी आह भरी। तारांकन साइकिल पर उसके साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए किसी वसीयत जैसा कीमती है। जी चाहता है कि अभी इसी वक्त अपने दिल का सारा हाल कह दूं, पर डर लगता है कि कहीं मेरी ये बेताबी बरसों की दोस्ती को न जला दे। मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। कायल का मन बेचैन होने लगा था। तारांकन, लतिका के सामने मेरा सारा सब्र टूट जाता है। जब कभी गलती से मेरी उंगलियां उसके हाथों को छू जाती हैं तो मेरा दिल ऐसे धड़कता है जैसे कोई पुराना नगाड़ा बज रहा हो। डर इस बात का है कि कहीं कोई शिकारी आए और मेरी इस मासूम चिड़िया को मुझसे छीन ले जाए। क्या मुझे आज ही इजहार कर देना चाहिए? फूलों का गुलदस्ता और हंसी मजाक। कायल इन्हीं ख्यालों के भंवर में डूबा था कि तभी कानों में एक मीठी आवाज पड़ी, कायल। सामने से लतिका आ रही थी, लेकिन उसे देखते ही कायल की सारी संजीदगी और सारा रोमांस हवा हो गया। वह पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा।
लतिका ने अपने सिर पर फूलों से सजी एक बहुत बड़ी और बेहद अजीब सी टोपी हैट पहन रखी थी, जो शायद उसने कड़ी धूप से बचने के लिए रामू काका के पुराने बक्से से निकाली थी। कायल हंसते हंसते दोहरा हो गया, तारांकन, अरे लतिका, ये तूने अपने सिर पर क्या पहाड़ रख लिया है? ये कैसी अजीब सी हैट है? लतिका के साथ रामू काका भी थे। कायल को यूं लोटपोट होते देख उन्होंने पूछा, तारांकन, क्या हुआ बेटा, इतनी हंसी क्यों आ रही है? कायल ने लतिका को चिढ़ाते हुए कहा, तारांकन काका, लतिका को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फूलों का कोई बड़ा सा गुलदस्ता पैरों के बल चलकर आ रहा हो। लतिका, मुझे पूरा यकीन है कि ये हैट तूने खरीदी तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसे पहनने के लिए कोई तुझे पैसे दे सकता है, पर तू पैसे देकर इसे कभी नहीं खरीदेगी। लतिका ने बनावटी गुस्से में अपने गाल फुला लिए और पैर पटक कर बोली, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो कायल। लेकिन कायल की बेसाख्ता हंसी देख वो खुद भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। खिड़की से झांकती मौत, धूप में उन दोनों की ये हंसी जंगल की खामोशी को और भी मखमली बना रही थी। लतिका और कायल एक दूसरे के बेहद करीब थे, उनके कंधों का स्पर्श और उनकी मासूम शरारत हवा में एक मीठी महक घोल रही थी। पर दूर हवेली की उस ऊंची खिड़की पर खड़ा एक शख्स इस मंजर को देख रहा था। कुंवर आर्यन की आंखें ठंडी पड़ चुकी थीं, उनकी उंगलियों ने उस बेबस कैनरी को थोड़ा और जोर से भींच दिया। कायल की लतिका के साथ ये नज़दीकी आर्यन के अंदर एक काली आग लगा रही थी। वे उस हंसी को खामोश कर देना चाहते थे। अध्याय 35, ममता का उपहार और एक अनचाही दस्तक। कायल की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार लतिका की उस फूलों वाली हैट टोपी को देख रहा था। उसने दोबारा हंसते हुए पूछा, आखिर तुम्हें ये फूलों का गुलदस्ता, मेरा मतलब है ये अजीबोगरीब हैट मिली कहाँ से? क्या किसी बागीचे ने तुम्हें ये तोहफे में दी है? लतिका ने थोड़ा संकोच करते हुए और अपनी हैट के किनारों को ठीक करते हुए कहा, मैंने ये खरीदी नहीं है कायल, ये रामू काका ने मुझे बड़े प्यार से तोहफे में दी है। जैसे ही रामू काका का नाम आया, कायल के चेहरे के शरारती भाव एक झटके में बदल गए। उसकी हंसी गायब हो गई और उसने फौरन गंभीर होकर गला साफ करते हुए कहा, ओह अच्छा, फिर तो ये टोपी वाकई बहुत शानदार है। मेरा मतलब है ये तुम पर बहुत सूट कर रही है लतिका, तुम इसमें बिल्कुल एक नन्ही कली जैसी लग रही हो। तभी पीछे से रामू काका ने कायल के सिर पर हल्का सा थप्पड़ जमा दिया और हंसते हुए बोले, क्यों रे छोरे, अभी तक तू यहीं डटा है? जाकर हाथ मुंह धो ले, खाना तैयार है। कायल ने अपना सिर सहलाया और लतिका की ओर देखकर मुस्कुराया। लतिका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चलो कायल, अब मजाक बंद करो और खाना शुरू करो, वरना काका फिर से नाराज हो जाएंगे। दिलों की दूरियां और ममता का सच। दोपहर का खाना खाने के बाद आंगन में सन्नाटा था। लतिका बाहर एक ऊंचे चबूतरे पर बैठी अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। सुनहरी धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके नए चश्मे के कांच चमक रहे थे। कायल धीरे से उसके पास आया और एक अपराधी की तरह दबे स्वर में बोला, लतिका, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मुझे माफ कर दो ना। अगर मुझे पता होता कि ये रामू काका का प्यार भरा तोहफा है तो मैं कभी इसका मजाक नहीं उड़ाता। पर सच बताओ, उन्होंने अचानक तुम्हें ये हैट क्यों दी? लतिका ने अपनी किताब बंद की और एक ठंडी सांस लेकर पुरानी बात याद करने लगी। जब उसने रामू काका को बताया था कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से नया चश्मा ले लिया है, तो काका का चेहरा उतर गया था। उन्होंने भारी आवाज में कहा था, तारांकन लतिका, अगर तुम्हें देखने में मुश्किल हो रही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें अपने इस बूढ़े पिता पर भरोसा नहीं रहा? क्या मैं अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? लतिका ने तब उन्हें बहुत समझाया था कि वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती, पर रामू काका की आंखों की उस नमी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। लतिका ने कायल की आंखों में आंखें डालकर कहा, रामू काका वो इंसान हैं जो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं होते, पर जब वो दुखी होते हैं तो मेरा दिल फट जाता है। उन्हें खुश करने के लिए ही मैंने उनसे एक फरमाइश की कि मुझे धूप से बचने के लिए एक हैट चाहिए। और जानते हो, वो खुद शहर की उस औरतों वाली दुकान में गए और अपने हाथों से ये फूलों वाली हैट मेरे लिए चुनकर लाए। लतिका की आवाज भावुक हो गई। हो सकता है दुनिया के लिए ये हैट मजाक हो, पर मेरे लिए ये किसी ताज से कम नहीं है। एक पिता का अपनी बिटिया के लिए वो कोशिश करना, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कायल ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और लतिका के करीब खिसकते हुए बोला, मैं समझ गया लतिका, मैं वादा करता हूं कि आगे कभी तुम्हारी किसी चीज का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तुम इस टोपी में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो। खामोश प्यार और अचानक आया तूफान। शाम ढल रही थी। आसमान का रंग सिंदूरी और गहरा नारंगी हो रहा था। लतिका अपनी किताब में दोबारा खो गई थी और बीच बीच में बिस्किट का लुत्फ ले रही थी। कायल उसे एकटक निहार रहा था। वो सोच रहा था, तारांकन, क्या लतिका को अंदाजा भी है कि पढ़ते वक्त वो कितनी हसीन लगती है? उसकी पलकों का झपकना, उसके होठों की वो हल्की सी थरथराहट। काश मैं ये लम्हा यहीं रोक पाता।
कायल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसे लगा कि यही वो सही वक्त है जब वो लतिका से अपने दिल की बात कह दे। उसने लतिका की ओर हाथ बढ़ाया और बहुत ही कोमल आवाज में कहा, लतिका, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी कहना है। दरअसल मैं तुम्हें। पर इससे पहले कि कायल अपने शब्द पूरे कर पाता, लतिका की नजर दूर सड़क पर पड़ी और उसके हाथ से किताब नीचे मिट्टी में गिर गई। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी और वो डर के मारे खड़ी हो गई। दूर से घोड़े की टापों की भयानक गूंज सुनाई दे रही थी। धूल के गुबार को चीरते हुए एक विशाल काला घोड़ा उनकी ओर बिजली की रफ्तार से बढ़ा चला आ रहा था। उस पर सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि कुंवर आर्यन था। आर्यन ने अपने घोड़े की लगाम ठीक लतिका के करीब आकर इतनी जोर से खींची कि घोड़ा हिनहिनाते हुए पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। आर्यन की सर्द, बर्फीली और शिकारी जैसी नीली आंखें सीधे लतिका और कायल की उस नजदीकी को घूर रही थीं। हवा में अचानक एक खौफनाक तनाव छा गया। आर्यन के चेहरे पर एक ऐसी ईर्ष्या और क्रोध था जिसने उस खूबसूरत शाम को एक डरावने सन्नाटे में बदल दिया। 36 आदेश की तामील और एक अनकही बेचैनी। धूल के गुबार के बीच जब कुंवर आर्यन का काला घोड़ा रुका तो ऐसा लगा मानो जंगल की धड़कनें ठहर गई हों। आर्यन अपने ऊंचे घोड़े पर सवार होकर नीचे खड़े लतिका और कायल को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बाज अपने शिकार को देखता है। लतिका की घबराहट का ठिकाना नहीं था। वो हड़बड़ाहट में अपने होठों और गालों को साफ करने लगी ताकि बिस्किट का कोई चूरा बाकी न रहे। उसकी इस बेबसी को देखकर कायल ने धीमे से फुसफुसाते हुए उसे टोका, तारांकन, शांत हो जाओ लतिका, सब साफ है, अब और मत रगड़ो वरना गाल लाल हो जाएंगे। आर्यन की पैनी नजरों ने कायल की इस फुसफुसाहट को ताड़ लिया। उन्होंने अपनी बर्फीली और रौबदार आवाज में पूछा, मिस्टर रामू काका कहाँ हैं? लतिका ने अपनी पलकें झुका ली और कांपती आवाज में जवाब दिया, तारांकन हुजूर, काका कुछ जरूरी काम से शहर गए हैं। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? आर्यन ने कुछ पल खामोशी से लतिका के उस नए चश्मे और उसकी फूलों वाली हैट को देखा, फिर सपाट लहजे में कहा, तारांकन मिस लतिका, मुझे हवेली के लिए कुछ ताज़ा गुलाबों की जरूरत है। क्या तुम ये काम कर सकती हो? लतिका ने राहत की सांस ली कि शायद मामला सिर्फ काम तक सीमित है। जी हुजूर, मैं अभी बागीचे से सबसे अच्छे गुलाब तोड़ लाती हूँ। आर्यन ने अपने घोड़े की लगाम कसी और अंतिम आदेश दिया, तारांकन, गुलाबों को बहुत बारीकी से चुनना और ध्यान रहे उन्हें हवेली नहीं बल्कि नदी किनारे बनी मेरी प्राइवेट बिल्डिंग कैबिन में पहुंचाना, अभी इसी वक्त। यह कहकर आर्यन ने घोड़े को एड़ लगाई और बिना पीछे मुड़े बिजली की रफ्तार से ओझल हो गए। कायल का अंदेशा और लतिका की विदा। आर्यन के जाते ही कायल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लतिका, ये काम अकेले करना मुश्किल होगा, शाम ढल रही है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लतिका ने उसे सख्ती से रोक दिया, तारांकन नहीं कायल, तुम जानते हो कुंवर साहब का मिजाज कैसा है, और अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम फिर से मेरे साथ यहाँ हो तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तुम घर जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कायल भारी मन से जाने के लिए मुड़ा, पर उसके दिमाग में सवालों का बवंडर उठ रहा था। क्या ये वाकई सिर्फ फूलों की फरमाइश थी? आखिर एक ड्यूक खुद यहाँ आकर एक मामूली लड़की को हुक्म क्यों दे रहा है? क्या मैं ही आजकल कुछ ज्यादा शक कर रहा हूँ या वाकई लतिका पर कोई खतरा मंडरा रहा है? कैबिन की मुठभेड़, पसंद या प्रताड़ना? दृश्य बदलता है और हम नदी किनारे बने आर्यन के उसी एकांत कैबिन का नजारा देखते हैं। लतिका बड़ी मेहनत से चुने हुए ताज़ा और भीनी खुशबू वाले गुलाबों की टोकरी लेकर अंदर पहुंची। उसकी सांसें चढ़ी हुई थीं। आर्यन वहां अपनी नक्काशीदार कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठे थे। कमरे में धूप और साये का खेल चल रहा था। लतिका ने गुलाबों की टोकरी मेज पर रखी और धीरे से कहा, हुजूर, मैं आपकी पसंद के गुलाब ले आई हूं। आर्यन धीरे से उठे। उनके चलने की आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंज रही थी। उन्होंने टोकरी में रखे एक फूल को अपनी उंगलियों से छुआ, मानो वे लतिका की मेहनत को परख रहे हों। फिर उन्होंने अपनी सर्द नीली आंखें लतिका पर टिका दी और रूखे स्वर में कहा, इन्हें वापस ले जाओ और नए लेकर आओ। लतिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जी, पर हुजूर, ये इस मौसम के सबसे बेहतरीन और ताज़ा गुलाब हैं। मैंने एक एक कली को खुद चुना है। आर्यन लतिका के इतना करीब आ गए कि वो उनके इत्र की तेज खुशबू महसूस कर सकती थी। उन्होंने एक फूल की पंखुड़ी को मसलते हुए कहा, तारांकन, इनका रंग बहुत फीका है लतिका, मुझे इससे भी गहरे सुर्ख और खूनी लाल गुलाब चाहिए। जाओ और दोबारा चुनकर लाओ। लतिका की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उभर आए। उसे अब समझ आ चुका था कि मामला फूलों के रंग का नहीं है। आर्यन उसे थकाना चाहते थे, उसे अपनी सत्ता के नीचे झुकाना चाहते थे और शायद उसे बार बार अपनी नजरों के सामने बुलाने का बहाना ढूंढ रहे थे। लतिका ने टोकरी उठाई और पलटते हुए सोचा, क्या ये गुलाब मेरे लिए हैं या मेरे सब्र की परीक्षा के लिए? अध्याय 37 अनकही पाबंदियां और निजी सरहदें। नदी किनारे बने उस आलीशान कैबिन के भीतर की हवा भारी थी।
कुंवर आर्यन के एक इशारे ने लतिका की घंटों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था। जब आर्यन ने उन ताज़ा गुलाबों को ये कहकर ठुकरा दिया कि इनका रंग फीका है, तो लतिका को ऐसा लगा मानो उसके चेहरे पर तमाचा जड़ा गया हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, आंखों में आते गुस्से के सैलाब को दबाया और सिर झुकाकर बस इतना कहा, जी हुजूर, जैसी आपकी मर्जी, मैं दूसरे फूल लेकर आती हूँ। जैसे ही लतिका उस कैबिन की भारी दहलीज से बाहर निकली, उसके मन में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। वो जलते हुए कदमों से बागीचे की ओर बढ़ने लगी। उसके दिमाग में आर्यन की वो सर्द आवाज गूंज रही थी। वो बुदबुदाई, तारांकन, इन्हें ऐसे गुलाब चाहिए जिनका रंग भड़कीला न हो पर गहरा हो। आखिर ये चाहते क्या हैं? अगर रंगों को लेकर इतनी ही शर्तें थीं तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये सिर्फ मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं? एक गहरा रहस्य, निजी दुनिया की सरहद। लतिका चलते चलते अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर उस नदी किनारे बने बोट हाउस को देखा, जो डूबते सूरज की रोशनी में किसी सुनहरी जेल जैसा लग रहा था। लतिका को हवेली के कायदे कानूनों की समझ भले ही कम थी, पर वो इतना जरूर जानती थी कि ये कैबिन कुंवर साहब की निजी सरहद है। उसने खुद से सवाल किया, तारांकन रियासत में चर्चा होती है कि इस जगह पर कुंवर साहब के वफादार नौकरों का आना भी मना है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना उनकी इजाजत के। फिर उन्होंने मुझ जैसी मामूली लड़की को, जिसके पास ना कोई ओहदा है ना कोई रुतबा, यहाँ सीधे अंदर आने की अनुमति क्यों दे दी? क्यों उन्होंने मुझे बागीचे या हवेली के बरामदे में नहीं रोका? क्या इसके पीछे कोई गहरा मकसद है, या वे सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मैं उनके आदेश पर कितनी बार दौड़ सकती हूँ? सम्मान और डर का मखमल। लतिका को वो मंजर याद आया जब आर्यन घोड़े पर सवार होकर उसके और कायल के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो गए थे। उनकी वो आंखों की चमक, जो गुस्से से ज्यादा ईर्ष्या जेलसी की लग रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि कुंवर आर्यन उसे सिर्फ रामू काका के घर की एक अनाथ बच्ची नहीं समझ रहे थे। वे उसे अपनी जागीर का वो हिस्सा मान रहे थे जिस पर सिर्फ उनका हक हो। शाम की हवा में ठंडक घुल रही थी, पर लतिका का चेहरा गुस्से और घबराहट की तपिश से सुर्ख हो रहा था। उसे अपनी आज़ादी खतरे में लगती महसूस हुई। क्या ये गुलाब सिर्फ एक बहाना थे? क्या आर्यन उसे अपनी उसी निजी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते थे, जहां दुनिया की नजरें उन तक न पहुंच सकें, जहां वो सिर्फ उनकी कैनरी बनकर रह जाए? उसने एक लंबी और कांपती हुई सांस ली। उसने अपनी कैंची उठाई और उन कंटीली झाड़ियों की ओर बढ़ गई जहां सबसे गहरे, सुर्ख और खूनी लाल गुलाब खिले थे। फूलों को तोड़ते वक्त एक कांटा उसकी उंगली में चुभ गया और खून की एक बूंद गुलाब की पंखुड़ी पर गिर गई। लतिका को नहीं पता था कि अगली बार जब वो उस कैबिन के अंदर कदम रखेगी तो वहां सिर्फ फूलों की महक नहीं, बल्कि कुंवर आर्यन की वो जिद उसका इंतजार कर रही होगी, जो किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार थी। अध्याय 38। तन्हाई का साया और धड़कती धड़कने। शाम की ढलती रोशनी में लतिका गहरे, सुर्ख और खूनी लाल गुलाबों को टोकरी में सजाते हुए तेजी से कैबिन की ओर बढ़ रही थी। उसके मन में ख्यालों का एक तूफान मचा हुआ था। वो बुदबुदा रही थी, तारांकन, शायद ये फूल मिस काव्या के लिए होंगे जिनकी सगाई कुंवर साहब से होने वाली है। इसीलिए मैं पहले चटक और भड़कीले फूल ले आई थी, क्योंकि काव्या को दिखावा पसंद है। पर कुंवर साहब, उन्हें तो कुछ भी पसंद नहीं आता। सच तो ये है कि दुनिया भले ही उन्हें अपना आदर्श मानती हो, पर मेरे लिए वे एक निष्ठुर इंसान हैं। कोई किसी को तपती धूप में इस तरह बार बार कैसे दौड़ा सकता है? मैं उनसे नफरत करती हूँ। लतिका कैबिन के दरवाजे पर रुकी और नफरत भरी नजरों से उस बोट हाउस को घूरने लगी। तभी हवेली का खास बटलर, मुख्य सेवक, बाहर आता दिखा। उसने लतिका को देखा और एक सहानुभूति भरी मुस्कान के साथ कहा, तारांकन, लतिका, तुम वाकई बहुत मेहनत कर रही हो। कुंवर साहब के मिजाज को समझना आसान नहीं है। लतिका ने डरते डरते पूछा, बटलर जी, क्या आप कहीं जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे हवेली में कुछ जरूरी कागजात पहुंचाने हैं, इसलिए मैं निकल रहा हूं। जैसे ही बटलर के कदमों की आवाज दूर हुई, लतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक एहसास हुआ, तारांकन, 1 मिनट। इसका मतलब इस वक्त इस पूरे कैबिन में सिर्फ कुंवर आर्यन ही हैं? यह ख्याल आते ही उसके शरीर में एक अज्ञात सिहरन दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। वो तन्हाई, वो सन्नाटा और भीतर बैठा वो शक्तिशाली मर्द। लतिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। सोया हुआ तूफान। डरते डरते लतिका ने कमरे के भीतर कदम रखा। भीतर की हवा गुलाबों की भीनी खुशबू और कुंवर आर्यन के महंगे इत्र के मिश्रण से भारी थी। लतिका का दम घुटने लगा। वो मेज तक पहुंचने ही वाली थी कि उसकी नज़र सोफे पर पड़ी और वो वहीं ठिठक गई। कुंवर आर्यन सोफे पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं। लतिका ने उन्हें पहली बार इतनी नज़दीकी और खामोशी से देखा। वो सोचने लगी, तारांकन, क्या ये सो रहे हैं? कितने शांत और मासूम लग रहे हैं। मैंने हमेशा इन्हें कसी हुई वर्दी, कड़क आवाज और सख्त कायदे कानून में देखा है, पर इस वक्त इनके बाल माथे पर बिखरे हुए हैं, शर्ट के ऊपर के बटन खुले हैं। ये बिल्कुल एक अलग इंसान लग रहे हैं।
कुछ पलों के लिए लतिका की नफरत जैसे कहीं धुंधली पड़ गई। वो अपनी पलकें झपकाना भूल गई। पर तभी उसने खुद को झकझोरा, तारांकन पागल मत बनो लतिका, यहाँ से फूल छोड़कर चुपचाप भाग जाओ। जैसे ही वो मुड़ने वाली थी, अचानक आर्यन ने अपनी नीली आंखें खोल दीं। उनकी गहरी, सम्मोहक और सीधी नज़र सीधे लतिका की आंखों में जा धंसी। लतिका हड़बड़ा गई, उसके हाथ से टोकरी छूटते छूटते बची। वह हकलाते हुए बोली, तारांकन सर ड्यूक, मैं नए फूल ले आई हूँ। अब आप देखकर बताइए, क्या मुझे ये फिर से करना पड़ेगा? आर्यन अपनी जगह से हिले नहीं। उन्होंने अपनी गहरी आवाज में, जो किसी संगीत की तरह गूंजी, धीरे से कहा, तारांकन, अगर मैं कहूं कि हाँ, तो क्या तुम फिर से करोगी? लतिका ने हिम्मत जुटाई और अपनी नाराजगी को जुबान दी, तारांकन जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन हुजूर इस बार मेहरबानी करके साफ साफ बता दीजिएगा कि आखिर आपको कौन से रंग पसंद हैं, ताकि मेरी मेहनत जाया ना हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले वो कांप गई। तारांकन, हे भगवान, ये मैंने क्या कह दिया? मैं एक ड्यूक से सवाल कर रही हूं। एक अजनबी नजदीकी। आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से उठकर बैठने का इशारा किया और कहा, तारांकन, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। लतिका ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद उसे आजादी मिल गई है। उसने जल्दी से कहा, तारांकन, नहीं सर, अगर आप फूलों से संतुष्ट हैं तो अब मैं चलती हूँ। रामू काका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आर्यन का इरादा उसे इतनी आसानी से जाने देने का नहीं था। उन्होंने अपनी भारी आवाज में उसे टोका, तारांकन, मिस लतिका, अगर तुम फूल लेकर आई हो तो क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम इन्हें खुद इस गुलदस्ते वेस में सजाओ? या तुम चाहती हो कि ये अधूरी अमानत मैं इसी तरह छोड़ दूं? लतिका घबरा गई। तारांकन, हुजूर, पर मेरी फूल सजाने की कला स्किल्स कुछ खास नहीं है, मैं इसे बिगाड़ दूंगी। आर्यन अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे लतिका की ओर बढ़े। उनके चलने की आहट लतिका की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी। वे उसके इतने करीब आकर खड़े हो गए कि लतिका को उनके शरीर की तपिश महसूस होने लगी। आर्यन ने झुककर उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर क्या तुम चाहती हो कि ये कोमल काम मैं अपने इन फौजी हाथों से करूं? लतिका खामोश हो गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो मेज के पास बैठ गई और कांपते हाथों से फूलों को सजाने लगी। आर्यन वापस सोफे पर टिक गए, पर इस बार उनकी आंखें बंद नहीं थीं। वे लतिका की गर्दन के पीछे गिरती उसकी लटों, उसके चश्मे के पीछे छिपी घबराई हुई आंखों और उसके फूलों को छूने के अंदाज को बड़ी शिद्दत से देख रहे थे। आर्यन के मन में एक अजीब सा विचार कौंधा, तारांकन, जब भी मैं इस लड़की को देखता हूं तो ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई माली की बेटी नहीं, बल्कि मेरी रूह का वो हिस्सा है जिसे मैं बरसों पहले कहीं खो चुका था। इसे तड़पाने में जो सुकून मिलता है वो इसे प्यार करने में क्यों नहीं? अध्याय 39। एहसान का कड़वा घूंट और सर्द निगाहें। कुंवर आर्यन सोफे पर शान से टिके हुए लतिका को देख रहे थे, जो कांपते हाथों से फूलों को सजाने की कोशिश कर रही थी। उसे झुकी हुई पलकों के साथ मेहनत करते देख आर्यन के दिमाग में अपने बेडरूम की वो सुनहरी चिड़िया कैनरी याद आ गई। उन्होंने अपनी गहरी आंखों से लतिका को नापते हुए सोचा, तारांकन, ये बिल्कुल उस सुनहरी बर्ड जैसी है। जब मैं उसे पहली बार इस सोने के पिंजरे में लाया था तो वो इतनी सहम गई थी मानो उसके प्राण पखेरु उड़ गए हों। लेकिन धीरे धीरे उसकी हिचक टूटी और वो मेरे इशारों पर नाचने लगी। लोग कहते हैं उस जंगली चिड़िया को काबू करना नामुमकिन है, पर अंत में वो हार मान ही लेती है। वो अब मेरे हाथों पर बैठती है और अपनी आंखों से अपनी वफादारी की कहानियां सुनाती है। लेकिन लतिका ल्यूलिन, तुम्हारा क्या? तुम कब अपनी इस आज़ादी की जिद को मेरे कदमों में छोड़कर हार मानोगी? तभी लतिका उठी और खाली गुलदस्ते वास को देखकर परेशान होते हुए बुदबुदाई, तारांकन, अरे इसमें तो पानी ही नहीं है, मैं अभी बाहर से पानी लेकर आती हूँ। उसने किसी तरह पानी भरा और बेतरतीब ढंग से फूलों को सजाया। उसकी धड़कनें उसके गले तक महसूस हो रही थीं। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तारांकन, हुजूर, काम हो गया क्या आपको ये पसंद आया? आर्यन को लतिका की वो बात याद आई कि उसे फूल सजाना नहीं आता। उन्होंने मेज पर रखे उस गुलदस्ते को एक तिरछी और तौहीन भरी नजर से देखा। फूलों की व्यवस्था वाकई खराब थी। आर्यन ने सोचा, लगता है ये सच कह रही थी, इसे वाकई सलीके की अक्ल नहीं है। फिर उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, ये बहुत भयानक लग रहे हैं। लतिका का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा उठा। उसे लगा मानो उसने अपनी सारी गरिमा इस कमरे में खो दी है। उसने नजरें झुकाकर कहा, तारांकन, मुझे माफ कर दीजिएगा हुजूर, मेरी योग्यता इतनी ही है। मैं अभी हवेली से किसी कुशल सेविका मेड को बुलाकर लाती हूँ जो आपकी पसंद का ख्याल रखे। इनाम या सजा? जैसे ही लतिका मुड़ी, आर्यन ने उसे अपनी कड़क आवाज से पत्थर बना दिया, तारांकन, नहीं, किसी और की जरूरत नहीं है, यहीं बैठो। उन्होंने मेज पर एक प्लेट खिसकाई जिसमें ताज़ा सैंडविच और पानी का गिलास रखा था। इसे खा लो। लतिका सन्न रह गई। वो सोचने लगी,
तारांकन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया? और ये मुझे खाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या ये मुझे कोई अछूत समझकर दया दिखा रहे हैं? आर्यन उसे बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, तारांकन ये ऐसा चेहरा क्यों बना रही है? क्या इसे अपनी मेहनत का ये इनाम पसंद नहीं आया? मैंने तो यही प्लान किया था कि इसके स्तर लेवल के हिसाब से इसे कुछ दूंगा। ये हंसते हुए और खाते हुए खिली हुई धूप जैसी लगती है, तो शायद इसे ये छोटा सा तोहफा पसंद आए। लतिका चुपचाप खड़ी रही और फिर हिम्मत जुटाकर अपने आत्मसम्मान को ढाल बनाकर बोली, तारांकन शुक्रिया हुजूर, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा पेट भरा है। अगर मेरे लिए कोई और काम नहीं है तो अब मैं चलना चाहूंगी। अंधेरा होने वाला है। आर्यन की आंखों में एक सर्द और जानलेवा चमक आई। उन्होंने उठकर लतिका के करीब कदम बढ़ाए और धीमी धमक भरी आवाज में कहा, तो फिर तुम इसे अपनी भूख नहीं बल्कि मेरा एक एहसान समझकर खा सकती हो, और मेरा एहसान कोई ठुकराता नहीं। बेबसी की मेजबानी। लतिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गई कि ये कोई एहसान नहीं बल्कि एक रेशमी जंजीर है। उसने सोचा, तारांकन मेरी पसंद नापसंद से इन्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जितना मना करूंगी ये उतनी ही सजा देंगे। बेहतर यही है कि मैं जल्दी से इसे निगल लूं और यहां से इस घुटन भरे कमरे से बाहर निकलूं। लतिका ने कांपती उंगलियों से सैंडविच का एक टुकड़ा उठाया, पर उसका गला सूख रहा था। वो सोचने लगी, तारांकन, मैंने पहले ही रामू काका के साथ खाना खाया था, ऊपर से इतनी गर्मी और अपमान की ये दौड़। मेरे गले से एक निवाला नहीं उतर रहा। पता नहीं ये मुझे गुलाब लाने का इनाम मिला है या बुरा गुलदस्ता बनाने की सजा। मुझे तो ये किसी मीठे जहर जैसी सजा ही लग रही है। उसने महसूस किया कि आर्यन की नजरें उसके होठों और उसके कांपते हाथों पर जमी हुई हैं। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब आर्यन उसे एक तुच्छ और मामूली प्राणी की तरह देखा करते थे। तब से लतिका ने हमेशा उनसे दूर भागने की कोशिश की थी, पर आज वो उनके इतने करीब थी कि उनकी सांसों की गर्माहट और उनके इत्र की तेज महक उसके दिमाग को सुन्न कर रही थी। वक्त जैसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से लतिका की आज़ादी अब कुंवर आर्यन की मर्जी की मोहताज थी। अध्याय 40। टूटा हुआ मान और गहराता पानी। कैबिन के भीतर का सन्नाटा अब किसी जहरीले धुएं की तरह दम घोंट रहा था। लतिका की खामोशी और उसकी आंखों में छिपी नफरत कुंवर आर्यन के अहंकार को चुनौती दे रही थी। आर्यन को ये बर्दाश्त नहीं था कि उनकी रियासत की एक मामूली लड़की उनके सामने सिर उठाए खड़ी रहे। अचानक आर्यन के कदम लतिका की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर एक सर्द मुस्कान थी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और लतिका की उस फूलों वाली हैट के रेशमी रिबन को अपनी उंगलियों में बेरहमी से फंसा लिया। आर्यन ने लतिका के चेहरे के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तारांकन लतिका, अगर तुम खुद को एक सभ्य और सलीके वाली लड़की समझती हो तो तुम्हें ऐसी अजीबोगरीब टोपी नहीं पहननी चाहिए। ये तुम्हारे चेहरे की सादगी को बिगाड़ रही है। और इससे पहले कि लतिका कुछ समझ पाती, उन्होंने झटके से उसके सिर से वो हैट उतार ली। और कम से कम मेरे घर के अंदर तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। लतिका एकदम सुन्न रह गई। उसकी रूह कांप उठी। यह सिर्फ एक हैट नहीं थी, ये रामू काका का उसके प्रति निस्वार्थ प्रेम था। उसने मन ही मन सोचा, तारांकन, ये हमेशा यही करते हैं। जब भी मैं लाचार होती हूँ ये मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें लगता है कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि इनकी जागीर का कोई खिलौना हूँ। पर यह हैट मामूली नहीं है, ये मेरे काका की ममता है। मैं इसे इनका शिकार नहीं बनने दूंगी। उसने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका और दृढ़ता से कहा, तारांकन हुजूर, अब बहुत हो गया। मैं घर जा रही हूँ। मेहरबानी करके मेरी हैट मुझे वापस कर दीजिए। आर्यन ने हैट को हवा में ऊंचा लहराते हुए एक शिकारी जैसी चमक के साथ कहा, तारांकन, मैंने कहा न लतिका, पहले ये खाना खत्म करो, फिर तुम्हें तुम्हारी ये बेशकीमती टोपी मिल जाएगी। चुनाव तुम्हारा है। लतिका का सब्र टूट गया। उसने चीख कर कहा, तारांकन नहीं, मैं नहीं खाऊंगी आपका दिया हुआ ये एहसान। मुझे ये खाना नहीं चाहिए। प्लीज मेरी हैट मुझे दे दीजिए। आर्यन के चेहरे पर पत्थर जैसी कठोरता आ गई। क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ इनाम इतना तुच्छ लगता है? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं यहाँ आई। मेरी हैट वापस दीजिए। लतिका पागलों की तरह उसे छीनने के लिए आर्यन पर झपटी। एक बेरहम फैसला और कुदरत का कहर। लतिका का ये विरोध आर्यन के अहंकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा कि एक मामूली लड़की उनके आदेश की तौहीन कर रही है। झड़प के दौरान मेज पर रखा सैंडविच जमीन पर गिरकर बिखर गया। आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आव देखा नताव, खिड़की की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उस हैट को पूरी ताकत से बाहर उछाल दिया। लतिका की एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने वो फूलों वाली प्यारी हैट हवा में किसी घायल परिंदे की तरह लहराती हुई सीधे नीचे झील, लेक के गहरे और काले पानी में जा गिरी। लतिका बदहवास होकर भागती हुई झील के किनारे पहुंची। नहीं, रामू काका की निशानी।
अगर पानी ने इसे सोख लिया तो ये पूरी तरह खराब हो जाएगी। तभी उसे अपना वो खौफनाक बचपन याद आने लगा, जब उसके कजिन्स उसे डराते थे और एक बार उन्होंने उसे धक्का देकर गहरे पानी में फेंक दिया था। उसे अपनी डूबती हुई सांसें और गले में भरता हुआ पानी याद आया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे पानी से मौत जैसा डर लगता है, मैं नहीं जा सकती। प्यार का मोल और जान की बाजी। पर अगले ही पल उसे रामू काका का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया। उसे याद आया जब उन्होंने बड़े चाव से उसे वो गिफ्ट दिया था और कहा था, तारांकन लतिका बिटिया, दुकान में बहुत सारी हैट थीं, मुझे ये सबसे अच्छी लगी। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो बता देना, मैं बदल लाऊंगा। और लतिका ने कितनी खुशी से उन्हें गले लगाकर कहा था, नहीं काका, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है, क्योंकि आपने इसे मेरे लिए चुना है। काका की वो निस्वार्थ ममता याद आते ही लतिका का पानी का डर कपूर की तरह उड़ गया। उसने अपने नए चश्मे ग्लासेस उतारे और उन्हें किनारे पर एक पत्थर पर रख दिया। बिना अपनी जान की परवाह किए वह उस बर्फीले और गहरे पानी में उतरने लगी। ऊपर बालकनी पर खड़े आर्यन ये मंजर देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब विजेता वाला भाव नहीं, बल्कि एक गहरी हैरानी और बेचैनी थी। उन्होंने सोचा, तारांकन, क्या ये लड़की पूरी तरह पागल हो गई है? सिर्फ एक मामूली सस्ती टोपी के लिए ये मौत को दावत दे रही है? इसे पता भी है कि इस झील की गहराई कितनी जानलेवा है। लतिका पानी में आगे बढ़ती गई, जब तक कि पानी उसके कंधों तक नहीं आ गया। उसने डूबती उतराती हैट को कसकर पकड़ तो लिया, पर तभी उसका पैर नीचे की फिसलन भरी काई पर फिसल गया। झील की गहराई उसे किसी दैत्य की तरह नीचे खींचने लगी। लतिका के हाथ पांव फूल गए, उसके फेफड़ों में ठंडी हवा की जगह पानी भरने लगा। वह डूबने लगी। आर्यन उसे अपनी आंखों के सामने मरता देख सन्न रह गए। उनका दिल, जो कभी पत्थर का हुआ करता था, पहली बार तेजी से धड़कने लगा। उनके दिमाग में लतिका की वो चीख गूंज रही थी। यूट्यूब वीडियो ओत्रो। तो दोस्तों, क्या कुंवर आर्यन अपनी राजसी शान और झूठे अहंकार को छोड़कर लतिका को बचाने के लिए उस गहरी झील में कूदेंगे? क्या लतिका की ये जानलेवा जिद आर्यन के पत्थर दिल को मोम की तरह पिघला पाएगी? और अगर लतिका को कुछ हो गया तो रामू काका का क्या होगा? क्या ये नफरत एक दर्दनाक अंत की ओर बढ़ रही है?